आज इंटरनेट सिर्फ आधे अधूरे सच और पूरे झूठ में डूबा हुआ है। किसी के पास गहराई से सोचने का या शांति से सुनने का वक्त ही नहीं है। हम एक ऐसा शांत कोना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नॉट योर ऑर्डिनरी पॉडकास्ट फॉर एंटरटेनमेंट। इंडिया हमारा जो एफर्ट रहा है क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट करने का या क्लाइमेट चेंज को समझने का भी, वो प्रयास में हम कहाँ हैं? देखिए, क्लाइमेट चेंज को समझने का प्रयास में इंडिया का बहुत सारे कंट्रीब्यूशन नहीं है, क्योंकि ये जो समझ बनाने वाली थी ये तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, एक तो यूएन ने 1988 में जो आईपीसीसी बनाया वो साइंटिफिक बॉडी है। मतलब समझ बनाने का क्या चीज़ है, क्यों हो रहा है, किस दिशा में जा रहा है, और जो प्रोजेक्शंस मॉडल के आधार पर, सिमुलेशन के आधार पर जो प्रोजेक्शन होता है, ये 2050 तक स्थिति क्या होगा, 2100 तक स्थिति क्या होगा, ये पूरा बंडल है समझ बनाने का। तो इसमें आप मानिए 3-4 साल पहले तक इंडिया का कोई कंट्रीब्यूशन कुछ ज़्यादा नहीं था एज इंडिया। लेकिन भारत का कुछ इंस्टीट्यूशन में, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटरोलॉजी, ये 2-3 इंस्टीट्यूट से आईपीसीसी में कंट्रीब्यूटिंग ऑथर होते थे। क्योंकि आईपीसीसी दुनिया का 130 देशों का जो साइंटिस्ट, प्लानर, कुछ इकोनॉमिस्ट, ऐसे लोग उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। तो एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं था, लेकिन इंडियन साइंटिस्ट व कुछ लोग को कंट्रीब्यूशन था। इसमें समझ ज़्यादातर आईपीसीसी का काम है, आईपीसीसी ने बनाया। वो रिपोर्ट हम बार बार देखे हैं, कंजर्वेटिव रिपोर्ट है, बट दैट्स ओके, क्योंकि उनका एक मेथोडोलॉजी है, प्रोसेस है वो समझाने का, समझने का। पीयर रिव्यूड रिसर्च को, बहुत सारे हजारों पेपर्स को उन्होंने रिव्यू करना पड़ता है, एनालिसिस करना पड़ता है, करके समझ बनाया। लेकिन भारत का रोल, भारत मतलब यहाँ मैं थोड़ा डिफरेंशिएट करना चाहूँगा, क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जहाँ भारत जाके कुछ करते हैं, वो भारत का सरकार, प्रेजेंट डे गवर्नमेंट उसी समय का, वो जाके कुछ लोग भेजते हैं। पूरी भारत का जो साइंटिफिक कम्युनिटी, सिविल सोसाइटी बा जो जन आंदोलन बा लोगों का ग्रुप, उनका कोई रोल सीधा ऑफिशियल नेगोशिएशन में डायरेक्टली नहीं होता है। तो भारत जो करते हैं वो जनरली गवर्नमेंट, भारत सरकार जाके कुछ बोलते हैं, और उसमें जनरली 2 मंत्रालय, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इन दोनों मंत्रालय का जॉइंट सेक्रेटरीज का रोल, कुछ डेजिग्नेटेड जॉइंट सेक्रेटरीज का रोल ज़्यादा होता है एज चीफ नेगोशिएटर। और मंत्री जो होता है, पर्यावरण मंत्री, वो डेलीगेशन का हेड होता है। ये भारत का व किसी भी देश का रोल होता है। कुछ देशों में इससे बाहर है, क्योंकि कुछ देश अपना जो साइंटिस्ट, एकेडमिक कम्युनिटी, साइंटिफिक, इनको ज़्यादा रोल इन्वॉल्व करते हैं, भारत कम करते हैं। तो एक तो समझ बनाने में भारत सरकार व भारत का जो भारत सरकार एक मेंबर है, यूएन का जो कन्वेंशन है, क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन, बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, बा कुछ भी रोल नहीं है, मैं सीधा ब्लंटली बोलूँ तो। लेकिन इसको टैकल करने में, क्योंकि ये पूरी दुनिया का समस्या है, तो इसमें हर सरकार का रोल है। और भारत क्योंकि एक मेजर इकोनॉमी है, आज के दिन में तीसरी सबसे बड़ा एमिटर है कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, हमारा प्रति व्यक्ति एमिशन बहुत कम है, क्योंकि हम 146 करोड़ है, लेकिन टोटल अप करें तो दुनिया में यदि देश वाइज करें तो तीसरी सबसे बड़ा एमिटर है। तो एक रोल है। समस्या भारत को छोड़ देंगे तो समस्या का पूरा समाधान नहीं होगा। तो सरकार का तरफ से इसमें 2 किस्म से एफर्ट हुआ है। एक जिसको हम मिटिगेशन बोलते हैं, मतलब इसका कारण जो है, जड़ जो है, बहुत ज़्यादा तेल, कोयला, गैस पिछले 100-150 सालों में एक्सट्रैक्ट किया गया, जलाया गया। हमारे पूरी एनर्जी सिस्टम, पूरा इकोनॉमी इसके ऊपर निर्भर है। मतलब अब देखिए, पिछले 15-20 साल का रिन्यूएबल एनर्जी का बहुत सारे बात आया है, सोलर, विंड, जियोथर्मल, ओशन थर्मल, टाइडल, वेव एनर्जी, बहुत सारे आए हैं। लेकिन अभी भी पूरी दुनिया को देखें तो 78% जो टोटल प्राइमरी एनर्जी, पूरी दुनिया का जो ऊर्जा, वो तेल, कोयला, गैस से आते हैं। भारत के 86-87% आते हैं। तो ये जो समस्या का जड़ जो है, इसको एड्रेस करने के लिए, इसको कम करने के लिए, सभी जानते हैं कि बिना इसको कम करके आप क्लाइमेट चेंज का समस्या को हल नहीं कर सकते हैं। तो भारत सरकार एक तो किया है, जो हमारा जो ऊर्जा का स्रोत है
जिससे हमें पूरा इकोनॉमी को, एग्रीकल्चर को, एंटरप्राइज को, घरों को ऊर्जा मिलेगा, वो सिर्फ बिजली नहीं, क्योंकि बिजली एक छोटा हिस्सा है। बिजली का रूप में भारत में सिर्फ 18 से 20% टोटल ऊर्जा का आते हैं, बाकी और बहुत सारे ऊर्जा चाहिए। तो इसके लिए भारत सरकार का एक रिन्यूएबल एनर्जी का तरफ ध्यान गया, उन्होंने कुछ किया। और ये सिर्फ सरकार अपने आप नहीं किया। अब देखेंगे पिछले, ये मेरा एक एनालिसिस भी है, मैं प्रेजेंट भी किया था कुछ, जो मद्रास IIT के साथ एनर्जी फाइनेंस वर्कशॉप होता था, जे बहुत सारे पर्यावरण का रिलेटेड, एनवायरनमेंट रिलेटेड जो भारत का पॉलिसीज व स्कीम व प्लान, एक्शन प्लान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे UN का कुछ हुआ है, उसका एज ए फॉलो अप हमने किया है। भारत का जो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज जो 2008 में आया था, वो भी बाली एक्शन प्लान के बाद 2007 में बाली में जो कॉप हुआ, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो क्लाइमेट चेंज का, उसके बाद उसका गाइडलाइन का तहत हुआ। तो सिमिलर आया है। लेकिन एक तो क्लियर है, जो हम इसको कम करने के लिए जो हमारा तेल कोयला गैस से जो ऊर्जा है, थोड़ा सा हम सोलर विंड ये दोनों में गए हैं। कुछ हाइड्रो एकदम रिन्यूएबल बड़ा हाइड्रो को बोला नहीं जा सकता, बट तब भी उसमें कुछ हिस्सा में कम है। दूसरा जो बड़ा हिस्सा, इसमें भारत सरकार कुछ पिछले 10-12 साल में अच्छा काम किया है, नो डाउट, क्योंकि भारत का जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी और उस प्रोग्राम, मैंने भारत का जो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज था, जो NAPCC, उसको हम बहुत क्रिटिक किए थे 2008 में, क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं था। तो सब सरकार ने बोला, तब मनमोहन सिंह का सरकार थे, तो हमने एक्चुअली बहुत क्रिटिक किया था, हमें सरकार से जवाब मिला था जी ये तो एक ढांचा है, इसके बाद स्टेट एक्शन प्लान्स होगा जो एक्चुअल काम करेगा, और नेशनल मिशंस आएगा। तो उसके तहत नेशनल सोलर मिशन आया, जो सोलर एनर्जी के इम्प्रूव करने के लिए है। नेशनल मिशन ऑन एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी आया। ये कुछ भी हम काम ले रहे हैं, कम एनर्जी से कैसे काम ले सकते हैं, तो थोड़ा टैकल करेंगे। नेशनल वाटर मिशन, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ग्रीन इंडिया मिशन, जो भारत में जंगल और फॉरेस्ट और कार्बन स्टॉक बढ़ाने का। तो इसके तहत कुछ काम नेशनल सोलर मिशन और एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी मिशन में अच्छा हुआ है। इनफैक्ट भारत में यदि आप देखें पिछले 15 सालों में, अब 14-15 सालों में एनर्जी एफिशिएंसी जिसके सीधा ताल्लुक है कितनी एमिशन आप करेंगे, क्योंकि एक ही काम करने के लिए यदि कम एनर्जी ले रहे हैं तो एमिशन कम होगा, डेवलपमेंटल इम्पैक्ट होगा, लेकिन एमिशन कंपैरेटिवली कम होगा, ज़ीरो नहीं होगा। तो उसके तहत काफ़ी काम हुआ है। हम 35 to 38% हमारा एमिशन इंटेंसिटी जो बोलते हैं, एक ही काम करने के लिए कितना एमिशन है, वो कम हुआ है, विच इज़ अ रिमार्केबल अचीवमेंट। दूसरा, भारत का जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। बीच बीच में रोड ब्लॉक्स आए हैं, मतलब कोई पॉलिसी चेंज में, जैसे डायरेक्ट सब्सिडी जब था तब काफ़ी तेज़ी से विंड एनर्जी का ये बढ़ रहा था। जब सब्सिडी रेजिम विड्रॉ कर लिया गया, हटा लिया गया, तब उसको प्रोग्रेस थोड़ा कम हो गया। बीच में सोलर के ऊपर, क्योंकि सोलर पैनल्स जो फोटोवोल्टाइक पैनल्स, उसको 85% चीन से आते हैं। ये भारत का सिर्फ नहीं है, दुनिया का 85% सोलर पैनल चीन से आते हैं। तो लिथियम वहाँ है? नहीं, लिथियम नहीं है, लिथियम उसमें नहीं, लिथियम बैटरी में लगता है। हाँ, और इसमें सिलिकॉन, लेकिन सिलिकॉन के साथ कुछ रेयर अर्थ मटेरियल चाहिए होता है। क्या है वो, क्यों ऐसा होता है कि सब चीन से आता है? क्योंकि भारत ने कैपेसिटी बढ़ाया नहीं, इसमें कोई फंडामेंटल प्रॉब्लम है ही नहीं। ओके। चीन ने जर्मन टेक्नोलॉजी एंड जर्मन मशीन्स को इंपोर्ट करके शुरू किए थे, पर्टिकुलरली सीमेंस से। और यहाँ पूरी दुनिया को, जर्मनी को थैंक्स देना पड़ेगा। जिस जमाने में सबसे महंगा था सोलर एनर्जी, उस जमाने में जर्मनी, जो उनका एनर्जी वेंडे प्रोग्राम करके, उन्होंने बाई पॉलिसी सब्सिडी देके पूरी टेक्नोलॉजी को तैयार किया, जिसको लेके चाइना ने मैसिव स्केल में कॉपी किया। और चीन में प्रोड्यूस सोलर पैनल आज इतना सस्ता और इतना हाई क्वालिटी है कि बाकी जैसे अमेरिका बनाते हैं लेकिन कॉम्पीट नहीं कर पा रहा है। यूरोप का कुछ देश कुछ बनाते हैं लेकिन धीरे धीरे कम होते गया, क्योंकि कॉम्पीट नहीं कर पा रहा है। चीन आज हाई क्वालिटी, मैंने मोनोक्रिस्टलाइन पार्क पैनल जो 20 से 21% एफिशिएंसी है, कि जब शुरू हुआ था तब पैनल का एफिशिएंसी 6 से 7 होता था %। तब सोलर एनर्जी जितना गिरता है उसको 6 से 7% बिजली बनता था, बाकी वेस्ट होता था। आज 20-21 है। तो ये जो मैसिव एफिशिएंसी राइज हुआ, कॉस्ट कम हुआ, यानी कॉस्ट में 90%
रिडक्शन हुआ है पिछले 20 सालों में। तो ये बेसिकली मैसिव स्केल में चाइनीज़ मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन है। तो पूरी दुनिया का अभी 85% सोलर फोटोवोल्टाइक पैनल चाइना से आते हैं। तो वो तो ठीक है, वो छोड़ दीजिए, आते हैं, उसमें काफ़ी सारे फॉरेन रिलेशंस का मामला जुड़े हैं, फॉरेन पॉलिसी का मामला, चीन भारत का रिलेशन हम सब जानते हैं, डिपेंडेंस, इतना डिपेंडेंस में कितना रिलायबल है। बट इन स्पाइट ऑफ दैट भारत में सोलर एनर्जी का इंस्टॉलेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है, अभी भी बढ़ रहा है। तो आप उसको एंगल देखेंगे, जो मिटिगेशन वो भारत में बढ़ रहा है। लेकिन जो गलतफहमी है, बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं ट्रांजिशन, कि एक जो क्लाइमेट चेंज के लिए ख़तरनाक है तेल कोयला गैस, उस एनर्जी सिस्टम से हम उसको, क्लाइमेट चेंज में थ्रेट नहीं है, सोलर, विंड, वेव एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, इसके यदि जाए तो उसको हम ट्रांजिशन बोलेंगे। और ये दुनिया में एक हॉटेस्ट टॉपिक में है, ट्रांजिशन, एनर्जी ट्रांजिशन। वो ट्रांजिशन भारत में नहीं हो रहा है, क्योंकि भारत का सरकार कोयला का भी बढ़ा रहा है, कोल पावर्ड इलेक्ट्रिसिटी को भी बढ़ा रहा है, पेट्रोलियम को भी बढ़ा रहा है, गैस को भी बढ़ा रहा है, सोलर को भी, माने टिक ऑल ऑफ द अबव। जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है ना, ए बी सी डी, ऑल ऑफ द अबव। तो डी सी को रिप्लेस नहीं कर रहा है, सी बी को कम नहीं कर रहा है। नहीं, तो मतलब ये क्यों हो रहा है? ये हो रहा है इसीलिए, भारत का देखिए 2 कारण है। कुछ लोगों का ये मानना है ये एक समझ का कमी है, मैं ऐसे नहीं मानता हूँ, लेकिन ये भी एक स्कूल ऑफ थॉट है, ये हमारा अंडरस्टैंडिंग का कमी है। और जैसे मैंने बोला, 10 साल पहले सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी प्रति किलोवाट आवर, जो हम 1 यूनिट पे करते हैं किलोवाट आवर, वो ज़्यादा महंगा पड़ता था। 2017 के बाद से ये ग्रिड में जो पावर आ रहा है, बिजली, वो सोलर से, विंड से, कोल से बराबरी का अर्थ में आ गया। और 2018-19 के बाद से सोलर एंड विंड चीपर है। तो आपको नॉर्मल इकोनॉमिक लॉजिक में तो उसमें चला जाना चाहिए था। लेकिन जो हमारे बड़े बड़े कॉरपोरेट घराना है, लाखों करोड़ों रुपया कोयला खदान, कोयला बिजली घर, सभी में लगा रखा है। तो आज के दिन में सोलर सस्ता है, विंड सस्ता है, तो मैं अपना 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट छोड़ तो नहीं दूंगा। सरकार का एजेंडा जो है उनके ऊपर है, ना कि कोई भी सरकार इन जनरल। अब लैटिन अमेरिका में 2-3 देश इसके ऊपर काफ़ी प्रोएक्टिवली अच्छा काम कर, वो सब छोड़ दीजिए। बाकी अफ्रीका में 1-2 देश ये कर रहा है, कोई आइलैंड कंट्रीज ये डूबने वाले खतरे है। बाकी सारे देश देख रहे हैं जो हमारा जो लेगेसी इन्वेस्टमेंट है कोयला, तेल, गैस में, और उसका जो कॉरपोरेशंस है, सरकार का जो नेता है, पार्टी है, पूरा जो पॉलिटिकल पार्टी का इलेक्टोरल सिस्टम, उसको फंडिंग कॉरपोरेट करते हैं। तो उस कॉरपोरेट को, डिमांड को आप कैसे डिनाई करेंगे, यदि ना आपको 20-30 ईयर्स विजन है और लोगों को बारे में आप जेन्युइनली सोचेंगे, वो नहीं है। इसीलिए आप उसको माने डिस्कार्ड नहीं कर रहे, उसको रख के फिर हम सोलर बढ़ा रहे हैं। तो इसमें क्लाइमेट को बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, दुनिया का जो इकोलॉजी का फ़ायदा बहुत ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि क्लाइमेट व एनवायरनमेंट व दुनिया, अर्थ सिस्टम जो है, धरती तंत्र, वो आपको बाकी इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या है, किसको फ़ायदा, वो तो देखता नहीं है। इट्स इमेटेरियल फॉर दैट सिस्टम। वो देखते हैं कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बिल्डअप हो रहा है, कितनी मीथेन बिल्डअप हो रहा है, उसके आधार पर टेम्परेचर भी बढ़ेगा, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल डिस्टर्ब होगा, जो ओशन करेंट्स भी टूटेगा, डिस्टर्ब होगा, जो सब कुछ हो रहा है, जो तूफान बढ़ेगा, जो बढ़ रहा है। तो इसी के चलते हम सोलर तो कर रहा है, विंड तो कर रहा है, हमारा जो सोलर एनर्जी मिशन काफ़ी सक्सेसफुल, बाहुबाई भी मिल रहा है मोदी जी को बाहर, इसको बढ़ाने के लिए। लेकिन फंडामेंटली हम जिसको हम डार्टी एनर्जी सिस्टम बोलते हैं, पूरी एनवायरनमेंट के लिए डार्टी एनर्जी प्लस लोगों के लिए भी, क्योंकि भारत में क्लाइमेट के साथ साथ जो और एक बहुत बड़ा चैलेंज सामने उभर के आया, जो मैसिव चैलेंज है, वो है एयर पोल्यूशन का। कुछ हिसाब का इस आधार पे भारत में 90% लोग हाईली पॉल्यूटेड एयर में ब्रीदिंग कर रहे हैं रोज। तो हिसाब है 21 से 22 लाख लोगों का प्रीमैच्योर डेथ होता है सालाना एयर पोल्यूशन का चलते। लाखों लोग क्लाइमेट चेंज में हीट वेव, हीट इंडेक्स में मर रहा है, जिसमें इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स बहुत है। अभी पिछले 2023 का बात है, मैं बहुत सारे ऐसे कम्युनिटी के साथ काम करता हूँ, मैं इसलिए दोनों, एक तो मिटिगेशन जो मैंने बोला, जो एनर्जी सिस्टम को, लेकिन इससे बड़ा
जरूरत जो भारत में है वो है एडाप्टेशन। मतलब करोड़ों लोग आपको गरीब है, मजदूर वर्ग है, निर्माण मजदूर 7 से 8 करोड़ है, स्ट्रीट वेंडर्स 3 से 4 करोड़ है, समुद्री मछुआरे 2 से 2.5 करोड़ है, इनलैंड फिश वर्कर्स 2 से 3 करोड़ है, हाँ पोर्टर्स, रिक्शा पुलर्स, ऐसे करके खेत मजदूर, मनरेगा वर्कर 50 करोड़ के आसपास ऐसे लोग हैं जो बहुत बुरी कंडीशन में, क्लाइमेट जब खराब हो रहा है, हाई टेम्परेचर और हीट इंडेक्स, हीट वेव भी है, हाई ह्यूमिडिटी पे है, जो लीदल कॉम्बिनेशन है, इसमें काम करने के लिए मजबूर है। तो इनको बचाने के लिए आपको एडाप्टेशन का काम करना पड़ेगा। उसमें भारत सरकार मिजरेबली फेल कर रहा है। मैंने कुछ भी नहीं कर रहा है, मैं ये नहीं बोलूँगा, जो कर रहा है वो ना से थोड़ा सा ऊपर, मतलब C- अपग्रेड दे सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। बट बेसिकली ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हमारा कार्बन लेवल्स थोड़ा कम हो और जो लोग हैं, जो 50 करोड़ लोग बाहर निकल रहे हैं, उन पे थोड़ा कम इम्पैक्ट पड़े क्लाइमेट चेंज का? क्या सोल्यूशंस है जो अडेप्ट कर सकता है इतना बड़ा देश? देखिए, अडेप्ट कर सकते हैं, ऐसे सोल्यूशन बहुत आसान है, क्योंकि जो आपने बोला कार्बन एमिशन कम हो सकता है, वो है मिटिगेशन। हाँ, वो सिर्फ भारत करने से नहीं होगा, पूरी दुनिया को करना पड़ेगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बा मीथेन बा नाइट्रस ऑक्साइड बा सल्फर हेक्साफ्लोराइड जो सबसे बड़ा मेजर ग्रीन हाउस गैसेस है जो गर्म करते हैं, वो तो दुनिया में कहीं भी एक एमिशन होगा तो विद इन फ्यू ईयर्स पूरी दुनिया में वो मिक्सिंग हो जाते हैं। तो गर्मी होना और गर्मी के चलते बाकी साइकिल को बिगड़ना वो चलते रहेगा। लेकिन एडाप्टेशन मेजर हमारे देशों के लोगों के लिए हमारी सरकार को करना पड़ेगा, वो तो अमेरिका आके नहीं करेगा। तो उसमें देखिए, जैसे एक बहुत बड़ा हिस्सा गर्मी का टाइम आप देखे भी होंगे, हीट वेव, नंबर ऑफ हीट वेव डेज बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। 2022 में 203 था टोटल, मेट्रोलॉजिकली जो IMD इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारतीय मौसम विभाग जो अनाउंस करते हैं, 203 था। 23 में जाके वो 230 ना 32 हुआ, 24 में 554, 554, और तेज़ी से बढ़ रहा है। और प्रेडिक्शन है कि ये आने वाले 30 सालों में 5 गुना तक बढ़ेगा। 5 गुना, नॉट 5%, 50%, 500%। ये भारत सरकार का जो स्टडी है, IITM का, भारत का जो भू विज्ञान मंत्रालय का, उसी में भी है, IPCC का भी है। तो ये जो बढ़ रहा है, इसके लिए आपको एडाप्टेशन मेजर करना पड़ेगा। पर सरकार तो रोज बोल रही है कि हम और पेड़ लगा रहे हैं, उससे नहीं हो पा रहा कुछ? शॉर्ट एंड स्वीट आंसर है, ये इफेक्टिव नहीं है, ये बेकार है। मतलब ये थोड़ा सा लोगों को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि पर्टिकुलरली जो प्रिविलेज क्लास है, अर्बन मिडिल क्लास, अर्बन अपर मिडिल क्लास, प्रिविलेज क्लास, उनके लिए पर्यावरण सुधारो मतलब पेड़ लगाओ। अभी पेड़ तो कोई लगाता नहीं है, पहले बात है, पेड़ कोई नहीं लगाता है, पौधा लगाते हैं। 10-12 साल 15 साल उसको ठीक ठाक रखोगे तब जाके एक पेड़ बनेगा एक पौधा से, और जब पौधा है तब उसको कोई इफेक्ट नहीं है। तो पहला तो वो है। दूसरा, मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाता हूँ क्यों ये बेकार है, बकवास है। जैसे हमारा प्रधानमंत्री जी भी बोल रहे हैं ना, एक पेड़ माँ के नाम। ये बात अलग है, जो 4 लाख पेड़ अदानी का काम वो नहीं बोल रहे, लेकिन एक पेड़ माँ के नाम, मैंने हमें बुद्धू बनाया जा रहा है। और जो सिस्टमिक सॉल्यूशन होना चाहिए था, वो एक इंडिविजुअल को ऊपर थोपा जा रहा है। लेकिन मान लीजिए, सब भूल जाइए, मान लीजिए तब भी ठीक है, हमारे ऊपर हमारी भी जिम्मेदारी है, हम लगाएंगे। एक भारत का एक मध्य वर्ग का परिवार एक छोटा गाड़ी रखता है आज के दिन में, अपर मिडिल क्लास बाई एज, जो भारत में 8% फैमिली ओन से 4 व्हीलर, एक 4 पहिया वाला गाड़ी। भारत का स्टडी है, एवरेज एक छोटा सा गाड़ी, वैगनआर, स्विफ्ट, कुछ भी, तो वो सालाना 10 से 12 हज़ार किलोमीटर चलता है सालाना। जो नॉर्मल फैमिली, जो बिजनेस ओनर व बाकी कुछ ज़्यादा चलाते हैं, उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड से उत्सर्जन होता है एक छोटा गाड़ी से 1300 से 1400 kg व 1500 kg, डिपेंडिंग ऑन द कार मॉडल, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को, अब तो कितना पेड़ चाहिए, 50 से 60 के बीच बड़ा पेड़, फुल ग्रोन। तो ऐसे मध्य वर्ग का फैमिली मुझे दिखा दीजिए जो 12 साल पहले 50, 55, 60 पौधा लगाया, सबको बड़ा किया, फिर एक गाड़ी रखा, और तब बोला जो मेरा गाड़ी का एमिशन इससे सॉल्व हो रहा है। मैं दिल्ली से बेंगलोर आया, चला गया एक मीटिंग के लिए एक कुछ के लिए, ये जो रिटर्न फ्लाइट किया, इसका जो एमिशन होगा
इसको सिक्वेस्टर करने के लिए, मैंने पेड़ लगा के, मैंने पौधा लगा के बड़ा करके पेड़ करके उसको सोखने के लिए 16 चाहिए पेड़। मतलब मैंने ये फ्लाइट लगाया और कुछ नहीं किया, मतलब 16 पेड़ मैंने काट दिया। फिर एक पेड़ माँ के नाम और एक पेड़ भाई के नाम, क्या फायदा है? ये इंडिविजुअल लेवल पर जो थोपा जा रहा है ये कंप्लीट बकवास है, लोगों को समझ नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल पूरी देश के ले लीजिए। भारत का आज का एमिशन रफली 3 बिलियन टन, 300 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन। और ये क्या टाइम फ्रेम में? आज का दिन में सालाना 300 करोड़ टन। अभी थोड़ा बढ़ गया, ये 2022 का एस्टिमेट है, मैंने इमीडिएट साल का मिलता नहीं है, 1-2 साल पहले का पूरा एस्टिमेट मिलता है। 300 करोड़ टन का आप मान लीजिए, बाकी बहुत कुछ हम करेंगे, हम 70% घटा देंगे। और ये जो नेट ज़ीरो बोलते हैं ना सरकारें सारे, नेट ज़ीरो, हम 2050 तक 60 तक 70 तक नेट ज़ीरो करेंगे, जो भारत सरकार 2070 का बोल के रखा। तो आज के दिन में 300 करोड़, और ये प्रोजेक्टेड है कि 2035-40 तक ये 500 करोड़ टन क्रॉस करेगा। तो वो छोड़ दीजिए, आज का 300 करोड़ टन ले लीजिए। मानिए हम 70% सोलर एनर्जी कर देंगे, ये कर देंगे, गाड़ी सब इलेक्ट्रिक कर देंगे, सब कुछ कर देंगे, कम कर देंगे, 30% को पेड़ पौधा बढ़ा के, जंगल बढ़ा के हम सोख लेंगे। तो 300 करोड़ का 30% 90 करोड़ टन होता है। बहुत अच्छा फॉरेस्ट सेंट्रल इंडिया, ये सब एरिया में यहाँ ज़मीन है। फॉरेस्ट का ज़मीन में आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ज़मीन कुछ तो, आप तो आसमान में पेड़ नहीं लगा सकते, उसके लिए ज़मीन चाहिए। तो 90 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने के लिए प्रति हेक्टर एक ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट अच्छा जगह में 5 टन मैक्सिमम, 2 से 5 टन प्रति हेक्टर सालाना सोखते हैं। आपको कितना ज़मीन चाहिए? 120-180 मिलियन हेक्टर, सीधा हिसाब, एरिथमेटिक है। भारत में टोटल एग्रीकल्चरल लैंड कितना है? 155 मिलियन हेक्टर। मतलब हम सारे खेती खत्म कर दे, हम खाएंगे कुछ नहीं, पेट में गमछा टाइटली बांध के रख लेंगे, हाँ, हिमालय में जाके तुलसी पत्ता लेके बैठ जाएंगे, सारे शहर तोड़ देंगे, क्योंकि 155 मिलियन हेक्टर आपको एग्रीकल्चरल लैंड है, कल्टिवेबल लैंड है। 180 मिलियन हेक्टर आपको 30% कार्बन डाइऑक्साइड सोखने के लिए चाहिए, जहाँ आप फॉरेस्ट बनाएंगे, वो भी जाके 15 साल बाद उतना बड़ा होके सोखेगा। तो ये क्या फिजिबल है? मतलब ये लोग, और ये जो है ना इतना फैल चुका है, सरकार भी इसको, ये जो लोगों को बुद्धू बनाने का तरीका चला जा रहा है। इंडस्ट्री से भी CSR का फंड दिया जा रहा है, पेड़ लगाओ। जब भी आप रियल सोल्यूशन की बात करेंगे वो हट जाएंगे। पेड़ लगाओ, धरती बचाओ, एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ उसके काम, ये सब खूब चलेगा। और इसमें मुश्किल है यूनिवर्सिटी का टीचर्स, साइंस का, CSIR लैब का सीनियर साइंटिस्ट, जब भी मैंने उनको एक्सप्लेन करता हूँ काफ़ी गुस्से में आ जाता है, क्योंकि उनका ये हमने तो 1000 पेड़ लगाने का एक संकल्प ले लिया। तो जब मैंने उनको एक्सप्लेन करता हूँ कि भाई अच्छा काम है, मुझे गलत ना समझिए, मैं पौधा लगाने का खिलाफ नहीं हूँ, कहीं अच्छा जगह है, सही जगह में सही पौधा लगाना अच्छा काम है। थोड़ा ग्रीनरी होगा, थोड़ा चिड़िया आएगा, थोड़ा इंसेक्ट आएगा, ये सब वैल्यू है, थोड़ा ऑक्सीजन जनरेशन मार्जिनल होगा, बट ये हमें समझना चाहिए, हमें ऑक्सीजन का क्राइसिस नहीं है, हमें चिड़िया बा इसका थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वो लगाना अच्छा काम है। लेकिन पेड़ लगा के, पौधा लगा के और जंगल बढ़ा के ना तो आप क्लाइमेट क्राइसिस को सुलझा सकते हैं, ना एयर पोल्यूशन का क्राइसिस को सुलझा सकते हैं। अब देखिए, भारत में सबसे प्रदूषित बड़ा शहर बोलने से किसका नाम याद आता है? दिल्ली। 100%। भारत में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का लास्ट रिपोर्ट देख लीजिए, सबसे हरा भरा शहर कौन है? दिल्ली में 24.6% फॉरेस्ट एंड ट्री कवर भारत में किसी भी शहर में नहीं है। लेकिन दिल्ली में गर्मी भी इक्वली बढ़ रहा है, क्लाइमेट का असर बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंज का, और दिल्ली सबसे प्रदूषित बड़े शहर में है। तो ये जो सिंपल पेड़ पौधा लगा के, फिर से बोल रहा हूँ, लगाना अच्छा काम है, सही जगह में सही लगाए। आजकल फैशन बन गया ड्राई लैंड, जहाँ पानी नहीं है वहाँ पेड़ लगा रहे हो। ऐसे हुआ है, हमारा एक बड़ा कलेक्टिव है, तो मैंने जैसलमेर में कुछ प्रोग्राम के लिए गया, वहाँ बोला दादा आए हैं, चलो दादा के हाथ से एक नीम का पौधा। तो गांव में, जैसलमेर जिले में गांव में नीम का पौधा लगाने के लिए, तो मेरा तो बहुत शौक लगा।
तो ठीक है, सबको ऑफेंड करने मैंने लगाया पानी, बाद में समझाया देखो प्रकृति बुद्धू नहीं है। एक ब्रॉडलीफ का पेड़ दिन में ड्राई एरिया में 250 से 350 लीटर पानी इवापोट्रांसपिरेशन करके हवा में छोड़ते हैं। तो आपको सूखा जगह में इतना पानी जमीन में कहाँ है? मतलब उस जगह में पेड़ लगाने वाले नाटक करके आप उस कम्युनिटी के ऊपर रोज 10 बाल्टी पानी लेके आने, कम से कम डालने का बोझ डाल रहे हो, जब उनको अपना घर के लिए पानी का मुश्किल है। तो ये जो एक हमारे पूरे समाज में ऐसे फैला दिया गया, पेड़ लगाने से क्लाइमेट चेंज का समस्या का समाधान होगा, नहीं होगा, कंप्लीट फॉल्सूट, बकवास है। पेड़ लगाने से वायु प्रदूषण कमेगा, कंप्लीट फॉल्सूट, बकवास है। तो हमें रियल सोल्यूशन के तरफ जाना पड़ेगा, ना कि इस ढंग का जो मिथ्स बिना समझ के, बिना, ये तो सिंपल एरिथमेटिक है ना जो मैंने किया, क्लास 7-8 का बच्चे कर सकते हैं। प्रति हेक्टर में इतना होगा कार्बन डाइऑक्साइड सिक्वेस्ट्रेशन, कितना हेक्टर चाहिए? क्या भारत में उतना हेक्टर है? और प्लस आप बोल रहे हैं 70% अगर हम रिन्यूएबल करें उसके बाद 70% हम अपना एमिशन पहले घटा दे, सिर्फ 30% रख दे जो पेड़ लगा के हम पौधा लगा के पेड़ बना के हम उसको सोखेंगे। तो ये तो वो भी संभव नहीं है, क्योंकि आपको उसके लिए शहर का तोड़ना पड़ेगा, सारे खाना जो हम खेती जो करते हैं वो सारे बंद कर देना पड़ेगा। तो क्या हम पत्ता खाने में वापस चले जाएंगे जो 1.8 मिलियन ईयर्स पहले जो हमारा पूर्वज जो होता था वो वेजिटेटिव मैटर को चबाता था? हमारा सारे टूथ का स्ट्रक्चर, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का स्ट्रक्चर वो अलग था, बदल चुका है, वो तो हम नहीं कर सकते। तो रियल सोल्यूशन आपके हिसाब से इतने बड़े देश में क्या है? देखिए, रियल सोल्यूशन दो साइड है। एक तो मिटिगेशन जो बार बार बात हो रहा है, आपको जेन्युइनली ये, और सिर्फ ये हमारे देश में करने से नहीं होगा, पूरा दुनिया को करना पड़ेगा। हाँ, पर हमारे देश में क्या हमारा देश में हमें जितनी फास्ट हम कोयला, पर्टिकुलरली कोयला एंड पेट्रोलियम, इससे हटे, गैस से भी हटना पड़ेगा। गैस भी डेंजरस है, नेचुरल गैस, वो भी कंट्रीब्यूट काफ़ी करता है, लेकिन कम से कम हमारे देश को इमीडिएटली कोयला से हटने का एक माने इमरजेंसी व फास्ट ट्रैक जो भी बोले मिशन मोड होना चाहिए, जो नहीं है। आप सरप्राइज्ड होंगे जो भारत जो पेरिस एग्रीमेंट में सारे देश अपना NDC मतलब नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन, जो अपना देश में हम क्लाइमेट चेंज को समस्या सुलझाने के लिए क्या करेंगे, सारे मेंबर कंट्रीज सबमिट किया। तो भारत जो सबमिट किया था NDC, वहाँ पहला पेज में लिखा हुआ है कोयला हमारा प्राइमरी एनर्जी सोर्स है, रहेगा, कब तक हम नहीं बोल सकते। तो ये यदि आपको प्लान है तो आप तो मिटिगेशन के लिए कुछ नहीं करेंगे, सीधा है। तो एक तो मिटिगेशन के तरफ आपको इससे हटना पड़ेगा, और आज के दिन में सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी दोनों को इम्पैक्ट है। कुछ भी आप प्रकृति से एक्सट्रैक्ट करेंगे वो ज़ीरो इम्पैक्ट नहीं होता है। हम बैठे हैं बातचीत करते हैं, उसको भी ये इम्पैक्ट है, लाइट जल रहा है, AC चल रहा है, लेकिन हमारा ये है जो एक एक्टिविटी में जो ऊर्जा लगते हैं उसको मिनिमम इम्पैक्ट किससे होगा उसमें जाना, ना कि ज़ीरो इम्पैक्ट हो जाए। वो सब मिथ है, ज़ीरो इम्पैक्ट, ज़ीरो वेस्ट, ये सभी बकवास है, ऐसे होता नहीं है। मैंने फिजिक्स इसको अलाउ नहीं करते हैं, हाँ इमेजिनेशन कर सकते हैं। तो एक तो उससे हटना पड़ेगा, जो नॉन कार्बन बेस्ड एनर्जी और नॉन डिस्ट्रक्टिव एनर्जी, उसमें जाना पड़ेगा। एंड उसका पाथवे क्लियर है, वो आज के दिन में इकोनॉमिकल है, इकोनॉमिकली कॉम्पिटिटिव। आज के दिन में भारत सरकार का हिसाब से, NTPC के हिसाब से एक नया सोलर फोटोवोल्टाइक एनर्जी प्लांट लगाए, उससे जो बिजली प्रोडक्शन का कॉस्ट है वो 3 रुपया के अंदर, 3 रुपया प्रति यूनिट किलोवाट आवर। आज यदि एक नया कोयला बिजली घर लगाए, उसमें प्रति यूनिट कॉस्ट 3 रुपया 50 से 70 पैसे। तो आपको पुराना हिस्ट्री कुछ नहीं है तो आप किस में जाएंगे? सोलर में जाएंगे। लेकिन भारत सरकार अभी दोनों में ही चल रहा है, और कॉरपोरेट भी चल रहा है, क्योंकि यहाँ कोयला में मैसिव प्रॉफिट का चांस है, क्योंकि सरकार सब्सिडाइज दे रहा है, आदिवासियों को हटा रहा है। जिस जंगल के नीचे कोयला खदान है वहाँ से आदिवासियों को मार के, पीट के, वार लगा के हटा रहा है। उससे कॉरपोरेट को, कुछ फेमस कॉरपोरेट्स है भारत में, उनको दिया जा रहा है। दूसरा साइड आप सोलर भी कर रहे हो, लेकिन गलत मॉडल्स पे कर रहे हो, उसके लिए भी आप कम्युनिटी को डिस्प्लेस कर रहे हो। सोलर के लिए भी, सोलर के लिए भी अब राजस्थान में जैसलमेर आई है, फलोदी आई है जो जोधपुर इसके हिस्सा है, बीकानेर में आई है। एक एक सोलर फार्म, सोलर पार्क, सोलर एनर्जी पार्क 5000 एकड़ घेर लिया।
हमारा जो थार डेजर्ट है जो बहुत आइडियल है सोलर के लिए, सही में, क्योंकि 300 दिन क्लाउड फ्री डे मिलता है, तो बहुत अच्छा है, रेनफॉल बहुत कम है। वहाँ सहारा डेजर्ट जैसे नहीं है, वहाँ काफ़ी छोटे छोटे गांव हैं, हाँ, उसमें सालाना एक बार फसल कम होता है, लेकिन प्राइमरी जो लाइवलीहुड आजीविका है वो है पशुपालन। भेड़ बकरी बहुत होता है, और भेड़ बकरी लेके इस ढंग का जो एरिड एरिया, सूखा एरिया, वहाँ काफ़ी बड़ा जगह चाहिए होता है जहाँ वो भेड़ बकरी चरेगा, थोड़ा थोड़ा घास और वेजिटेशन खाएगा। तो उसमें आप 5,000 एकड़ को घेर लिया, एक 4-5 गांव का बीच में 1 या 2 जो स्वीट वाटर वेल है, थर में है, वो आप सोलर कंपनी को दे दिया पैनल वॉश करने के लिए। तो अभी ये जो हजारों लोग परिवार जो भेड़ बकरी पाल के अपना आजीविका, वो कहाँ से पानी लाएगा? हमने जब ईस्ट को स्टडी किया था 2015-16 में, ऐसे बहुत फैमिली मिला जिनको पास 200 भेड़ बकरी मिलके 200 था, 180 था, अच्छा, मैंने उनको वेल ऑफ चलता था। आज के दिन में किसी को 20 है, किसी को 30 है, उससे ज़्यादा वो पाल नहीं सकते हैं, तो वो गरीब, एकदम गरीब कैटेगरी में आ रहा है। तो ये तो आप एक बोल रहे हो जो सोलर एनर्जी का अच्छा सोल्यूशन है, लेकिन गलत तरीका से। इसको अप्लाई करने का सही तरीका क्या हो? सही तरीका बहुत सिंपल है। अब देखिए भारत का ऑफिशियल टारगेट क्या है जो नहीं हो पाएगा। तो भारत सरकार, हमारा प्रधानमंत्री जी यूएन कॉप में, यूएनएफटीसी कॉप में जाके अनाउंस कर दिया। पहले बोला था 400 मेगावाट, सॉरी 400 गीगावाट, 4 लाख मेगावाट सोलर विंड जो नॉन फॉसिल एनर्जी हम 2030 तक भारत में इंस्टॉल करेंगे। तो सभी ने बहुत तालियां मारा, ये किया, बहुत एम्बिशियस है, ये वो। एम्बिशियस नहीं है उतना, लेकिन ठीक है, पहले से बेटर है। आज उसको बढ़ा के 500 गीगावाट कर देगा, 5 लाख मेगावाट। भारत में कितना गांव है? लगभग 7 लाख, 7 लाख से थोड़ा ऊपर। अब मानिए गांव को, मेजर गांव को आप टारगेट दे दे, पंचायत है, पंचायत के पास फंडिंग भी जाते हैं। अब हर पंचायत को, मेजर पंचायत को टारगेट दे, पहले फर्स्ट लेवल पे 1 मेगावाट आपको वहाँ लगाया जाएगा। एक कंपनी जब सोलर एनर्जी प्लांट लगाते हैं, 80 to 85% पैसा पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आते हैं, बैंक से, LIC से, इससे से आते हैं, इनको भी दिया जा सकता है सेम पैसा। सिंपल, यदि कोई बड़े कॉरपोरेट, अदानी हो, रुइयाज हो, कोई भी हो, छोटे भाई अंबानी हो, बड़े भाई अंबानी हो, जब लगाते हैं सोलर, उनको तो पर्सनल एक्सपर्टाइज तो नहीं है, सपोर्ट किया जाता है, सरकार सपोर्ट करे, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पब्लिक सेक्टर कंपनी है, सपोर्ट करे। तो 7 लाख गांव में यदि 1 मेगावाट पावर प्लांट सोलर लगाए, जिसके लिए 3 से 3.5 एकड़ जमीन चाहिए, और गांव को बोलेंगे आपको आने वाले 25 से 30 साल मुफ्त में सबको बिजली मिलेगा, आपको पूरी बिजली का रिक्वायरमेंट फुलफिल करके भी प्रोडक्टिव पावर मिलेगा। मतलब आप आज हाथ से कर रहे हो कुछ नहीं है, कल आपको एक्स्ट्रा बिजली मिलेगा। तो आप छोटे से उद्योग, मानिए पत्थर है, पत्थर से कुछ मूर्ति बना सकते हो, कहीं और कुछ मिट्टी फिट्टी है उससे कुछ प्रोडक्ट बना सकते हो, थोड़ा आपको एक्स्ट्रा पावर मिलेगा। प्लस उस पंचायत एक्स्ट्रा बिजली को ग्रिड में बेच के पंचायत का फंड में जमा कर सकते हैं। तो 7 लाख गांव हैं, आप छोड़ दीजिए 5 लाख गांवों को भी फर्स्ट फेज में दे दिया जाए, तो 5 लाख मेगावाट जो आपको टारगेट है वो तो हो गया, किसी को डिस्प्लेस नहीं करना पड़ेगा, रूरल इकोनॉमी रीजनरेटेड होगा जो आज स्टैग्नेट कर रहा है, गांव का पावर बढ़ेगा, एम्पावरमेंट होगा, पंचायत का हाथ में एक रेगुलर रेवेन्यू आएगा, उससे पंचायत अपना बाकी डेवलपमेंट काम करना पड़ेगा, और इसमें पानी बच जाएगा कितना? पानी बच जाएगा, लोगों को पानी को आपको छीनना नहीं पड़ेगा। किस गांव के पास आप बोलिए, मैंने एकदम हिमालय पहाड़ में ऊपर जाके छोड़ के उनको छोड़ दीजिए, बाकी किस गांव आने वाले 25-30 साल फ्री बिजली मिलेगा, एक्स्ट्रा पावर आपको प्रोडक्टिव कैपेसिटी के लिए मिलेगा, प्लस आप बेच के गांव कमा सकते हैं। किसके पास 3-3.5 एकड़ जमीन नहीं है पूरी गांव के बीच में? और मैंने ऐसे एग्जाम्पल देखा। अब छत्तीसगढ़ में बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में फॉरेस्ट के अंदर अचानकमार टाइगर रिजर्व है, उसके अंदर हमने स्टडी करने गए थे 2016 या 17 में। तो क्योंकि फॉरेस्ट है, टाइगर रिजर्व, वहाँ आप ग्रिड नहीं ले जा सकते हो, तो छत्तीसगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी जो छत्तीसगढ़ सरकार के संस्था है, उन्होंने काफ़ी सारे गांव में सोलर माइक्रोग्रिड लगाया है, कम्युनिटी मैनेज करता है, और आज से नहीं 2004-5 से तो संभव है, और उनके बिजली मिल रहा है, फ्री बिजली। मतलब उन्होंने एक सिस्टम बनाया,
प्रति घर 10 रुपया महीना देगा, ताकि वो उसको फ्री बिजली, 3 लाइट, मोबाइल चार्जर, एक छोटा फैन जो भी है उसके लिए मिल रहा है। 10 रुपया ना करके 20 रुपया, 50 रुपया आज के दिन में कोई दिक्कत नहीं है। एक फैमिली महीना में दे, उनको फ्री बिजली मिलेगा। और उसको अभी जब वो बनाया था तब सोलर पैनल्स वर वेरी एक्सपेंसिव, बहुत महंगा होता। अभी उससे 90% कॉस्ट हट गया। तो आज के दिन में आपको देश को 5-6 लाख गांव में ये 1-1 मेगावाट फर्स्ट फेज में, नेक्स्ट फेज में 2 मेगावाट कर दीजिए, बहुत आसानी से हो सकता है। और दूसरा, आपको ज़मीन भी नहीं चाहिए। मैंने वो 1-2 एकड़ भी जो बोल रहा हूँ, इसको मल्टी यूज़ हो सकता है। अब राजस्थान में आइए, अब देख सकते हैं ये सोलर पैनल थोड़ा ऊपर लगा हुआ है, नीचे सब्जी का चाष हो रहा है, सब्जी का खेती हो रहा है, पालक का हो रहा है, जीरा का हो रहा है, धनिया का हो रहा है, बहुत सारी चीज़ का हो रहा है। और जहाँ ड्राई लैंड है वहाँ, जैसे राजस्थान का वेस्टर्न हिस्सा, पश्चिम राजस्थान, वहाँ आप सब्जी लगाएंगे खुला ज़मीन में नहीं होगा। इतनी सान है, ज़मीन का पानी उड़ के चले जाते हैं। यदि ऊपर में थोड़ा सा पार्शियल शेडिंग होगा, सब्जी का प्रोडक्शन पॉसिबल होता है। तो ये आपको ट्रिपल बेनिफिट देगा। और ये मॉडल अननोन नहीं है, हम जानते हैं ये पॉसिबल है, ये फिजिबल है, ये गाँव को इकोनॉमी का भी रीजनरेट करेगा और पूरी देश का टारगेट को भी फुलफिल कर सकते हैं बिना किसी को डिस्प्लेस करके। लेकिन इसमें प्रॉब्लम जो है, बड़े बड़े कॉरपोरेट जो इतना बड़ा ज़मीन उनको ऑलमोस्ट फ्री मिल रहा है और जो इतना प्रॉफिट कमा रहा है, उसमें थोड़ा कमी हो जाएगा। और जो प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूशन एंड ये कंपनीज है, क्योंकि ट्रांसमिशन तो अभी भी सरकार ने पब्लिक सेक्टर के हाथ में है, डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें प्रॉफिट ज़्यादा है वो ज़्यादा प्राइवेट कंपनी को दिया गया। अदानी को, अनिल अंबानी का जो रिलायंस पावर, इन लोगों को ज़्यादा दे के किया। CSC कलकत्ता में, CSC, इन लोगों को कम हो जाएगा। तो ये जो कॉरपोरेट इंटरेस्ट इसका सामने खड़ा है, ये फिजिबल है, मैंने नॉट ओनली टेक्निकली फिजिबल, इकोनॉमिकली वायबल है। ये रूरल इकोनॉमी को रीजनरेट कर सकते हैं। और दिस इज़ वंस इन ए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। यदि हम इस मौका को फिर से कॉरपोरेट को हाथ में दे दें, जो कॉरपोरेट मॉडल पे ये चलेगा, तो ये अपॉर्चुनिटी लॉस्ट हो जाएगा। अभी सामने है, यदि हम इसको रियलाइज़ करें, जे बहुत सारे समस्या का, क्लाइमेट चेंज का मिटिगेशन, एडाप्टेशन, साथ साथ हमारा जो स्टैग्नेंट रूरल इकोनॉमी, उनको रीजनरेशन करना, ये तीनों काम ये मेजर से हम कर सकते हैं। और ये ऐसे नहीं है कि मैं कोई ऐसे चीज़ बोल रहा हूँ जो बोलते हैं ना रॉकेट साइंस, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, किसी भी लोग समझ सकते हैं, ये संभव है। सरकारी आंकड़ा का आधार से मैं बोल रहा हूँ। पर और दूसरे जो एनर्जी सिस्टम्स है, वो जैसे आपने बोला विंड में हमने सब्सिडी वापस ले ली, तो वो सब क्यों होता है? देखिए, पहला विंड, सोलर ये सब महंगा होता था, जो हम एंट्री बैरियर बोलते हैं ना। कोई भी नया टेक्नोलॉजी आते हैं, लार्ज स्केल में मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, टेस्टिंग नहीं है, हाँ, उसको कहाँ क्या एस्टेब्लिश करने से, तो पहला कॉस्ट ज़्यादा होता है। जैसे मोबाइल फ़ोन जब पहला आया था, मुझे याद है, मेरा पास था वो नोकिया का ब्रिक, 16 रुपया प्रति मिनट आप कॉल रिसीव कीजिए या कॉल कीजिए। तो बहुत ही महंगा था, आपको सोच सोच के उठा के आपको कम 1 मिनट का देखना पड़ता था, उसके पहले बंद कर देना पड़ता था, हाँ, नहीं तो आप दे नहीं पाएंगे। तो आज के दिन में क्या है, आज में ऑलमोस्ट आप कितने भी बात कर ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो उस किस्म का चीज़ सोलर, विंड और किसी भी नया टेक्नोलॉजी में आते हैं। तो इनिशियली जैसे कंप्यूटर में ले लीजिए, कितनी महंगा होता था, आज आपको मोबाइल फ़ोन में बहुत पावरफुल कंप्यूटर है, हाँ। तो सोलर एंड विंड भी उस स्टेज से गुजर गया है। ये 15 साल पहले बहुत महंगा होता था, 1 यूनिट के लिए आपको 18-20 रुपया खर्चा पड़ता था, और जब कोल में 1.5 रुपया पड़ता था, तो आप क्यों करेंगे? तो वो बात सही था। लेकिन 2017 के बाद ये सिचुएशन बिल्कुल बदल गया। तो जब ये कॉम्पिटिटिव हो गया, तब आपको डायरेक्ट सब्सिडी देने का ज़रूरत नहीं रहा, क्योंकि कॉमर्शियली वायबल हो गया। अभी जो है उसको प्रायोरिटी दिया जाता है, मैंने दिया पॉलिसी में, जे रिन्यूएबल, एक तो रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन बोल के एक RPO, ये आपको रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट से यदि बिजली पैदा हो रहा है, तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को, पहले ट्रांसमिशन कंपनी ट्रांसको, फिर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जिसको डिस्कॉम बोलते हैं हमारा देश में, इनको प्रायोरिटी रिन्यूएबल एनर्जी को देना पड़ेगा। ये पॉलिसी बना था भारत में। लेकिन अभी
पॉलिसी को डिस्कार्ड तो नहीं कर दिया गया, लेकिन अनऑफिशियली सारे जगह में बेसिकली इसको फॉलो नहीं किया जा रहा है। क्योंकि आपको छोटे छोटे, मानिए 1 मेगावाट किसी गांव में लगा लिया, बा कोई 10 फार्मर मिलके लगा लिया। 10 फार्मर मिलके 1 मेगावाट लगाना कोई मुश्किल नहीं है। 3 एकड़ ज़मीन चाहिए, 3 साढ़े 3 एकड़, और जो बाकी पैसा थोड़ा बैंक से लोन लेके आप कर लेंगे। मैं एकदम गरीब मार्जिनल फार्मर की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे राजस्थान में जो है बड़ा ज़मीन है, राजस्थान में है, गुजरात में है, काफ़ी बड़े बड़े किसान हैं। किसान, मैं जब गुजरात खेडूत मजदूर का एड्रेस किया तो किसान के देखा बस काफ़ी वेल ऑफ है। तो उस ढंग का किसान के लिए 8-10 लोगों को मिलके 1 मेगावाट 2 मेगावाट सोलर पावर प्लांट लगाना मुश्किल नहीं है। लेकिन यदि आप इसको इनकरेज करेंगे, जो आज के दिन में बहुत संभव है, तो बड़े जो सेक्टर का बड़े बड़े कंपनीज है वो अपना थ्रेट महसूस करते हैं इसके, क्योंकि उनका प्रॉफिट में घाटा पड़ जाएगा। तो इसीलिए सरकार का नीति बन चुका है। देखिए, भारत सरकार का एक कुसुम स्कीम है, किसान ऊर्जा संवर्धन एंड उत्थान महाअभियान, कुसुम। मैंने हमारे अभी अच्छा नाम देने का बहुत हमारा प्रधानमंत्री का भी ये है, कुसुम 1, 2, 3 स्कीम है, जिसमें किसानों को ये सब करने के लिए प्रावधान है, सब्सिडी है। लेकिन सारे राज्य इसको एक्टिवली डिस्करेज करता है, जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। नहीं तो आज के दिन में और कुसुम का जो टारगेट दिया गया था, सारे तीनों में अंडर अचीव्ड है। सरकार का स्टेटमेंट आते हैं अंडर अचीव्ड है, हम इसको बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के पास जाएंगे, नहीं हिसाब पैसा नहीं है, फंडिंग नहीं है, इस साल तो इस डिस्ट्रिक्ट में हम 7 ही देंगे, इस ब्लॉक में हम 7 देंगे। एक ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट का नीचे तहसील, वहाँ आप किसी साल 5 देंगे, 7 देंगे, तो आपको स्कीम आगे कैसे बढ़ेगा? एक साइड में तो आप बोल रहे हो हम बढ़ाना चाहते हैं, हमारा स्कीम लगा दिया, ढाक पिट रहे हो, एडवर्टाइजमेंट दे रहे हो, स्कीम का 30% पैसा एडवर्टाइजमेंट में जा रहा है, यानी अपना प्रोपागंडा में जा रहा है। लेकिन जब किसान को उसका सब्सिडी देने के बाद आ रहा है, परमिशन देने के बाद आ रहा है, क्योंकि आपको डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को आके चेक करना पड़ेगा, ये आपके पास ग्रिड का कनेक्शन है कि नहीं है, जो आप लगाओगे उसमें स्टेबल है कि नहीं है, वहाँ जाके सेम सरकारी तंत्र उसको स्लो डाउन कर रहा है, बहुत ही कम कर रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम का सारे जो कैटेगरी है ना, सरकार जानते हैं। ये एक जो बोलते हैं ना, हम ऊपर में कुछ बोलते हैं और नीचे उसको बोले भाई ठीक है, बोलने के लिए वो ज़रूरी है, करो मत, ढीला कर दो, दे दो, 5 दो, 7 दो, 10 दो, से ज़्यादा मत दो सालाना। तो ऐसे तो आपको आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि भारत कोई एरिट्रिया नहीं है कि 50 दे दिया, 100 किसान को दे दिया, बस कुछ चेंज दिखेगा, ऐसे है नहीं। ये मेन कहना है। एक और चीज़ है, जैसे हमने गाड़ियों के एमिशन के बारे में बात किया, हम हमेशा न्यूज़ देखते रहेंगे कि डीजल गाड़ियाँ 10 साल से ज़्यादा नहीं चलेगी, हम डीजल बंद कर देंगे गाड़ियों में, बाइक 15 साल से ज़्यादा नहीं चलेगी। तो न्यूज़ जब देखते हैं तो लगता है गवर्नमेंट बहुत प्रोएक्टिव है पोल्यूशन और एनवायरनमेंट को लेके, पर एक्चुअली ग्राउंड पे क्या हो रहा है? देखिए, ग्राउंड में जो मेट्रो सिटीज़ है, वहाँ तो डीजल गाड़ी 10 साल, पेट्रोल का गाड़ी 15 साल, ये रूल लागू हो रहा है। लेकिन वो डीजल और पेट्रोल गाड़ी जा कहाँ रहा है? अब देखिए, सारे स्क्रैप नहीं हो रहा है, बहुत कम % स्क्रैप हो रहा है। एक तो ये पॉलिसी अपने आप में सही नहीं है, क्योंकि आज के दिन में जो टेक्नोलॉजी है, बात सही है, 10 साल पहले जो गाड़ी आए थे वो भारत स्टेज 4 में आए थे, अभी 6 में आ गया, तो एमिशन कम है अभी का गाड़ी में, नो डाउट। लेकिन आज के दिन में एड ऑन, मैंने जो आप ऐड कर सकते हैं जो कुछ चीज़ जो पॉल्यूशन कंट्रोल, उस गाड़ी को आप लो पॉल्यूशन में ला सकते हैं। अभी नया गाड़ी उसको स्क्रैप करके नया गाड़ी लाने का क्या है? एक गाड़ी एवरेज मानिए 800 से 1000 kg स्टील, एल्युमिनियम, प्लास्टिक, ग्लास, रबर, सब कुछ माइनिंग किया गया, एक्सट्रैक्शन किया गया, जंगल काट के माइनिंग हुआ, उसको प्रोडक्शन में पॉल्यूशन हुआ, कोयला जला, तो उसको यदि आप स्क्रैप करेंगे तो आप नया और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। तो इससे बेहतर पॉलिसी होता यदि आप पॉल्यूशन को स्ट्रिक्ट चेकिंग करते थे और गाड़ी को लाइफ साइकिल का और बढ़ सकते हैं, उसमें आपको ओवरऑल, जिसको हम लाइफ साइकिल एमिशन पर लाइफ साइकिल पॉल्यूशन बोलते हैं, वो काफ़ी कम हो सकता था। ये जो पॉलिसी लिया गया, इसका पीछे एक बड़ा प्रेशर है ऑटोमोटिव कंपनीज, क्योंकि जितनी नया गाड़ी का मार्केट बढ़ेगा, ऑटोमोटिव कंपनी जो
टाटा है, मारुति है, विंडाई है, किया है, कितना सारे आज के तो पूरी दुनिया का कंपनीज ऑलमोस्ट आ गई है भारत में। इनको मार्केट बढ़ेगा, इनको बेच मने ज़्यादा बिकेगा, इनको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। लेकिन ये जो पॉलिसी है ये अपरेंटली बहुत अच्छा है मैंने पॉल्यूशन के एंगल में, लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि इसमें जो डायरेक्ट जो पॉल्यूशन, जो एक्सप्लिसिट पॉल्यूशन वो आपको दिख रहा है, जो एम्बेडेड पॉल्यूशन, जो उतना सारे स्टील, एल्युमिनियम, ग्लास, रबर, प्लास्टिक बनाने के लिए था, वो सब कहाँ जाएगा? इमीडिएटली आपको स्क्रैप करके आपको नया एक साइकिल शुरू करना पड़ेगा। यदि आप उसको ना करके इसका जहाँ प्रॉब्लम है पॉल्यूशन का पार्ट, एमिशन का पार्ट, उसको यदि चेंज करते तो आपको पॉल्यूशन, ओवरऑल लाइफ साइकिल पॉल्यूशन काफ़ी कम हो सकता था। तो ये पॉलिसी भी बेसिकली कॉरपोरेट सेक्टर का, ऑटोमोटिव सेक्टर का दबाव में बना। और इसमें जो एक अब ठीक है, ये बात सही है, जो हर फैमिली भारत में, जो मैंने बोला, भारत में लगभग एक 31-32 करोड़ फैमिलीज़ हैं आज के दिन में, और उसमें स्टडीज़ के आधार पर 8%, 7.7 to 7.8% 4 पहिया गाड़ी जो है, 4 व्हीलर ओन करते हैं, बाकी नहीं करते हैं। तो गाड़ी रहना नहीं रहना 92% फैमिलीज़ के लिए इमेटेरियल है, लेकिन पॉल्यूशन में असर पड़ेगा, जो बाकी सब लोग 100% लोगों के असर पड़ेगा। जैसे अगर हम इसमें भी आ गए इलेक्ट्रिक व्हीकल में, पर जो इलेक्ट्रिसिटी हम यूज़ कर रहे हैं वो तो टोटली कोल से आएगा। 70% से ऊपर कोयले से आते हैं भारत में 70% ऊपर कोयले से आएगा। और प्लस जो ट्रक चलेगी वो तो कभी बैटरी पे चलने नहीं वाली। ऐसा देख के तो नहीं लगता है कि बैटरी से हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स होगा। तो उसके लिए क्या सोल्यूशन है? देखिए, एक तो जो सोल्यूशन ये भी वेल नोन है, सभी जानते हैं, जे एक इलेक्ट्रिक पर्सनल व्हीकल बहुत लिमिटेड होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक कार्स नहीं होना चाहिए, लेकिन सारे, जैसे मैंने बोला ना, 8% के पास गाड़ी है भारत में। तो यदि हम जस्टिस, इक्विटी ये सब मानते हैं, जो हमारा संविधान का वैल्यूज़ भी है, तो हमें ये भी मानना पड़ेगा कि हर एक फैमिली का ये राइट है एक गाड़ी लेने का, रखने का। तो यदि आपको 32 करोड़ मतलब 92% और फैमिलीज़ जो है वो यदि एक एक गाड़ी ले, तो आप फिर हिसाब कीजिए, फॉरगेट अबाउट द इलेक्ट्रिसिटी। अभी इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा मैं अभी आ रहा हूँ, कितनी एक्स्ट्रा स्टील चाहिए, कितना एल्युमिनियम चाहिए, कितना रबर, कितना प्लास्टिक, कितना ग्लास, सब चाहिए, कितना मैन्युफैक्चरिंग चाहिए। तो उससे जो पॉल्यूशन होगा, उससे जो जंगल काटेगा, वो तो 8% के हिसाब से 92% है। कितना है? 12%, ऑलमोस्ट 11 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो वो एक बड़ा सवाल है। इसीलिए एक जो सल्यूशन है, एफिशिएंट इलेक्ट्रिफाइड पब्लिक ट्रांसपोर्ट। इसका मतलब ये नहीं है जो इंडिविजुअल ट्रांसपोर्ट नहीं रहेगा। कहीं कहीं काफ़ी जगह में, जैसे कोई रिमोट एरिया में रहते हैं, दूर रहते हैं, वहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट देना फिजिबल नहीं है, वहाँ इंडिविजुअल ट्रांसपोर्ट रहेगा। लेकिन इलेक्ट्रिक कार प्रति फैमिली के पास होने से समस्या समाधान होगा, ऐसे नहीं है। आपको बस हो, ट्रैम हो, ट्रेन हो, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको इलेक्ट्रीफाई करना आज बहुत आसान है, चल भी रहा है ऑलरेडी। उसका टेक्नोलॉजी है, उसको मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है, सब कुछ है। उसको देना पड़ेगा, उसको सपोर्ट करना पड़ेगा फाइनेंशियली। और आज के दिन में एक इलेक्ट्रिक बस, उसको लाइफ साइकिल कॉस्ट भी, आप सीधा पैसा का कॉस्ट माने, वो एक डीजल बस से कम है पर किलोमीटर रनिंग कॉस्ट। उसका कहाँ ज़्यादा है? एंट्री लेवल कॉस्ट ज़्यादा है। एक डीजल बस को 50 लाख आते हैं, एक इलेक्ट्रिक बस को 1.4 करोड़ आएगा। तो आपको पहला जो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा वो ज़्यादा है, लेकिन लाइफ साइकिल पर किलोमीटर रनिंग कॉस्ट एक डीजल बस से एक इलेक्ट्रिक बस को लगभग 60% से भी कम है। तो आपको लॉन्ग टर्म में यदि आप इकोनॉमिक्स और फाइनेंस में यदि फाइनेंसिंग यदि सही करे, सही फाइनेंसिंग मॉडल अपनाए, तो वो आपको बेनिफिशियल है। तो सॉल्यूशन है इलेक्ट्रिफाइड पब्लिक ट्रांसपोर्ट, साथ में जो एसेंशियली जहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट दिया नहीं जा सकता है, वह एसेंशियल प्राइवेट ट्रांसपोर्ट बहुत कम संख्या में वो इलेक्ट्रीफाइड हो, और वो इलेक्ट्रिसिटी सोलर, विंड, जियोथर्मल, ऐसे सारे रिन्यूएबल सोर्स से आ जाए। तो ये सिंपल सोल्यूशन है। और आज के दिन में देखिए, भारत में भी पिछले 5-7 सालों में एकदम मशरूम जैसे इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर एंड इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शास ये बढ़ा है। आप छोटे छोटे टाउन में जाइए, कहीं टोटो बोलते हैं, कहीं कुछ बोलते हैं,
इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शास पूरा भर गया, वो अनरेगुलेटेड तरीके से बढ़ रहा है। उसमें जो है बैटरीज बहुत डार्टी यूज़ होता है, बहुत सारी जगह में लेड एसिड बैटरी ऐसे रिसाइकल्ड होता है जो बहुत पोल्यूशन फैलाते हैं लेड का, तो उसको कंट्रोल होना चाहिए, लेकिन बिना सरकारी सब्सिडी, क्योंकि इकोनॉमिकली अट्रैक्टिव है, इकोनॉमिक्स उसके फेवर में है। इलेक्ट्रिफाइड पब्लिक ट्रांसपोर्ट, छोटे लेवल पे स्कूटर, आज के दिन में स्कूटर जो थोड़ा बहुत सब्सिडी मिलता है सरकारी स्कीम में, 80,000 रुपया में इलेक्ट्रिक स्कूटर मिल जाता है, जिससे पोल्यूशन बहुत कम होता है, जिसमें टोटल रिक्वायरमेंट जो स्टील ये सब बहुत कम है, और वो अब 10 साल भी चले तो आपको बहुत ज़्यादा पोल्यूशन के ऊपर असर पड़ेगा, आपको बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट में, क्योंकि ट्रांसपोर्ट सेक्टर 14 से 15% एमिशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो उसमें बहुत असर पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम आज के दिन में जो हो रहा है, सरकार इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर गाड़ी, इंडिविजुअल गाड़ी में बड़ा सब्सिडी दे रहा है। हो क्या रहा है, शहर में जिनके पास पैसा है वो ले रहा है गाड़ी, नेक्सन लेंगे तो कितना 14-15 लाख पड़ता होगा, सबसे सस्ता टाटा का टियागो वो भी 8 लाख के ऊपर पड़ता है, तो एवरेज एक मिडिल क्लास फैमिली जो टीचर है ये वो ले नहीं पाएगा। तो जो 3-4% लोग ले पाएंगे उनके लिए सब्सिडी होगा शहर का अंदर। मान लीजिए बहुत बड़े पैमाने पर शहर में पेट्रोल डीजल व्हीकल रिप्लेस्ड होके इलेक्ट्रिक आ गया, अभी हुआ नहीं, मान लीजिए हो गया, तो पॉल्यूशन कम नहीं होगा, पॉल्यूशन शहर से शिफ्ट होके जहाँ कोयला खदान और जहाँ कोयला बिजली घर, जिनका इसका कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो ये तो जस्टिस का खिलाफ है, माने इनजस्टिस को बढ़ा रहे हैं। नहीं, जो पॉल्यूशन करेगा वो पॉल्यूशन कम पॉल्यूशन में जिएगा, जो जिसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है वो व्यक्ति और ज़्यादा पॉल्यूशन लेगा और डिफॉरेस्टेशन आएगा और डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो दिस इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग पॉलिसी। तो एक और चीज़ सर लोग कहते हैं इस मामले में कि जब हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज को लेके, हमने भी बात वहीं से शुरू की कि इंडिया का क्लाइमेट चेंज को लेके एक्शन इतना सही नहीं है, पर हमारा जो पर पर्सन एमिशन है वो काफ़ी कम है। तो लोग यही कहते हैं कि जिनका पर पर्सन एमिशन हमसे 10 टाइम ज़्यादा है वो हमें ज्ञान ना दे क्लाइमेट चेंज के ऊपर, हम देख लेंगे, हम तो इतने लोग हैं, कंपैरेटिवली इतना कम यूज़ कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ों के बारे में आपका क्या व्यू है? देखिए, ये बात तो सही है कि पार कैपिटा जो बहुत कुछ छुपाते हैं। हाँ। जैसे हमारा पार कैपिटा इनकम तो बढ़ रहा है। हाँ। जब कोविड हुआ था, पार कैपिटा इनकम देश का 50-60% लोगों का क्रैश कर गया था, लेकिन एक बड़े बानी भाई, उनको इनकम प्रतिदिन 90 करोड़ हो रहा था एक्स्ट्रा। हाँ। तो पार कैपिटा इनकम तब भी बढ़ा, लेकिन देश का बड़ा हिस्सा का क्रैश कर गया। तो पार कैपिटा बहुत कुछ छुपाते हैं, लेकिन बात सही है, पार कैपिटा एमिशन भारत का लगभग 2 टन से, अभी जो है 2 टन कार्बन डाइऑक्साइड से थोड़ा ऊपर है, 2.1 ऐसे, जो ग्लोबल एवरेज से भी कम है। लेकिन इसमें भारत का भी एक बड़ा हिस्सा, भारत का जो ऊपर का 5 से 8% जो लोग हैं, इनका जो एमिशन है ये लगभग यूरोपियन स्टैंडर्ड में है, 5% का कम से कम यूरोपियन स्टैंडर्ड में पहुंच गया। तो कंट्रीब्यूशन उनका भी है। दूसरा, हम ये सिर्फ बोल के छुटकारा नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि भारत का जो मैंने बोला 50-60 करोड़ लोग इसका कीमत रोज चुका रहा है। भारत का 90% जनता बहुत हाई एयर पोल्यूशन में जी रहा है, और भारत में एयर पोल्यूशन का, वायु प्रदूषण का प्रधान कंट्रीब्यूटर जो है, एक है कोयला जलाना और तेल जलाना व्हीकल्स में, इंडस्ट्री और बिजली के लिए कोयला जलाना, बिजली और इंडस्ट्रियल हीटिंग के लिए, और दूसरा व्हीकल्स, ये दोनों प्राइमरी कंट्रीब्यूटर। इसके बाद कंस्ट्रक्शन डस्ट और ये सब आते हैं, गार्बेज बर्निंग ये सब आते हैं। तो सिर्फ हमारा एमिशन पर कैपिटा कम है ये इनफ नहीं है। हमें अपना लोगों के, एक देश का सरकार अपना लोगों के लिए जिम्मेदार है, अकाउंटेबल होना चाहिए। तो उसके लिए आप क्या कर रहे हो? आप एक साइड में बोल रहे हो जो हमारा पर कैपिटा एमिशन कम है, लेकिन आपका जो एक्शन प्लान वो सिर्फ बोल रहा है हम इतना सोलर एनर्जी कर रहे हैं, इतना विंड एनर्जी कर रहे हैं, नॉन फॉसिल एनर्जी कर रहे हैं। तो आप एक साइड में जो बोलने का कोशिश कर रहे हो, आपका एक्शन उल्टा हो रहा है। आप एमिशन कम करने के लिए दिखा रहे हो, लेकिन जो लोग कीमत चुका रहा है उनको आप कुछ भी मदद करने के लिए आपको एडेप्टेशन एक्शन प्लान नहीं है, मतलब बहुत कम है। नहीं है मतलब कुछ कुछ पेपर में है, जैसे सारे स्टेट को स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज है, SEPCCs,
काफ़ी सारे शहर हीट एक्शन प्लान अभी बना रहा है। लेकिन इसमें जैसे हमने हीट एक्शन प्लान का बहुत दिन से एंगेज कर रहा हूँ, दिल्ली में, बाकी जगह में, अभी कोल्हापुर में, इसमें बहुत सारे वर्कशॉप करवा के मैं आ रहा हूँ। आप प्लान देखेंगे, वहाँ जो मजदूर वर्ग है, जो इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर है, और भारत का हिसाब में 93% ऑफ द वर्कफोर्स इज इनफॉर्मल सेक्टर। हाँ, अब जैसे मैंने बोला, निर्माण मजदूर, कूली, रिक्शा चालक, हाँ, आपको खेत मजदूर, स्ट्रीट वेंडर्स, मछुआरे, छोटे मछुआरे, हजारों, मैंने कितना ये है, उनके जो समस्या है, जैसे ये हॉट सीजन में हीट वेव एंड हीट इंडेक्स, जो हीट इंडेक्स मतलब टेम्परेचर भी बढ़ा, ह्यूमिडिटी भी बढ़ा, वो सबसे लीदल है। वो क्यों सबसे लीथल है सर? पार्डन? क्यों सबसे लीथल है वो? लीदल इसलिए, हाँ, हीट ऊपर जाना एक पूरे हाँ, हम तो देखिए यहाँ भी, अब देखिए भारत में इसके साइंटिफिक एपेक्स साइंटिफिक बॉडी कौन है? IMD, भारतीय मौसम विभाग। तो उनको पास सारे डेटा है, सुपर कंप्यूटर्स है, सब कुछ है, इतना देश भर में वेदर स्टेशंस है, एक नेटवर्क है, अच्छा ही है, मतलब मैं उनको क्रिटिक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कमी कहाँ है? आपको फोकस में जब जनता नहीं होगा तब आपको साइंस क्यों बेकार हो जाते हैं, मतलब ऑलमोस्ट बेकार हो जाते हैं। ये आपने कभी देखा मौसम विभाग ने हीट इंडेक्स को जानकारी दिया? कभी सुना ये वेट बल्ब टेम्परेचर को जानकारी दिया? किसी ने नहीं देखा होगा। लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ते हैं, मौसम विभाग क्या बोलते हैं, ये 42 डिग्री हो गया, 42 डिग्री सेल्सियस, 44 डिग्री हो गया। सिर्फ टेम्परेचर जब तक बहुत ज़्यादा ना आ जाए, क्योंकि आप देखेंगे दिल्ली में भी पिछले साल 48-49 तक पहुंच चुका था, राजस्थान में लोग रेगुलरली 42-43 में काम करते हैं। सिर्फ टेम्परेचर बढ़ने से वो हेल्थ में असर तो करते हैं, लेकिन वो इतना खतरनाक नहीं है, क्योंकि हमारा शरीर का जो कूलिंग मैकेनिज्म है वो है पर्स्पिरेशन। जो पसीना आते हैं, पसीना इवापोरेट करते हैं। हाँ, तो आपको शरीर, क्योंकि शरीर का अंदर में हीट पैदा होता है जब काम करेंगे, वो हीट खून बाहर लाते हैं स्किन में, यहाँ से पर्स्पिरेशन होता है, और हाइपोथैलेमस ब्रेन में है, वो कंट्रोल करते हैं, वो है थर्मोस्टेट। तो यदि आपको ह्यूमिडिटी बढ़ गया तो शरीर पसीना इवापोरेट नहीं करेगा, तो शरीर का जो कूलिंग मैकेनिज्म वो काम नहीं करेगा, क्योंकि बेसिकली यहाँ पर्स्पिरेशन इवापोरेट करेगा तब जाके कूल होगा। तो ये जब नहीं होगा तब हाइपोथैलेमस देखते हैं कि अरे ठंडा तो नहीं हो रहा है, और बॉडी टेम्परेचर बढ़ रहा है, हार्ट को ऑर्डर करते हैं और पंप करो, ठंडा नहीं हो रहा है और पंप करो। तो जिसका भी हार्ट का थोड़ा वीकनेस है, व किडनी का है, फेल हो जाते हैं। और हीट इंडेक्स में, हाई हीट इंडेक्स में, जिसको ह्यूमिड हीट बोलते हैं, हजारों के संख्या में डेथ हर साल हो रहा है। भारत में, बांग्लादेश में बहुत हो रहा है, पाकिस्तान में, ये दक्षिण एशिया एक बड़ा बेल्ट है। भारत में सरकारी रिपोर्ट बोलते हैं कि पूरी जो गैंजेटिक बेसिन, जो आपको हरिद्वार का नीच से शुरू करके बंगाल का खाड़ी तक, और पेनिसुलर इंडिया, IPCC का रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, भारत सरकार का मिनिस्ट्री ऑफ आर्थ साइंस का रिपोर्ट जो 2020 में रिलीज हुआ था, उठा के देख लीजिए, ये जो पूरी बेल्ट है इसमें हाई टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी, ये दोनों का कॉम्बिनेशन बढ़ रहा है। इसका एक बड़ा कारण है, पूरी दुनिया में भारत 3 साइड में समुंदर से घिरा हुआ है, अरब सागर, इंडियन ओशन, बंगाल का खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। तो पिछले कुछ साल देखिए, पर्टिकुलरली 23-24, सारे समुंदर का टेम्परेचर रिकॉर्ड तोड़ के ऊपर है। जो आप चार्ट देखेंगे, मैंने एक टर्म है ना अंग्रेजी में, ऑफ द चार्ट, तो ये पिछले 2 साल का तो ऑफ द चार्ट है जो रिकॉर्ड। तो जब पानी गर्म रहेगा ज़्यादा वेपर आएगा। जब हम चाय बनाते हैं, जैसे ही थोड़ा गर्म होता है वेपर उठते हैं, समुंदर से ज़्यादा वेपर उठ रहा है। हवा में 1 डिग्री सेल्सियस यदि हवा का टेम्परेचर बढ़े तो उसमें 7% ज़्यादा मॉइस्चर हो सकता है। और पिछले कुछ साल में एयर टेम्परेचर जो मौसम विभाग मापते हैं, वो 3 से 5 डिग्री ज़्यादा नॉर्मल से, नॉर्मल मतलब पिछले 3 दशक से एवरेज, हाँ, उससे 3 से 5 डिग्री ज़्यादा है। मतलब 20-21 से 30-35, 30-32 तक का, आपको 30-35 तक ज़्यादा मॉइस्चर है। तो उसका 2 इफेक्ट हो रहा है, एक है 3 इफेक्ट हो रहा है। एक, हवा में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर आ रहा है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ रहा है, उसके लिए हीट इंडेक्स बढ़ रहा है, जो टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी का कॉम्बिनेशन, जो मैंने मौत ला सकता है व बीमारी ला सकता है। दूसरा, हवा में इतना मॉइस्चर जा रहा है, वो उठेगा ऊपर गर्म हवा के साथ,
ऊपर उठ के ठंडा होता है क्योंकि एक्सपेंस होता है, फिर कहीं ना कहीं तो गिरेगा। तो पिछले कुछ साल में आप देखेंगे हेवी रेनफॉल का इंसिडेंट, जब हेवी, वेरी हेवी और एक्सट्रीमली हेवी मौसम विभाग जैसे कैटेगराइज करते हैं 64, 124, 224 में mm पर डे, वो घटना बढ़ चुका है। और बीच में सूखा पीरियड ज़्यादा हो रहा है क्योंकि बहुत हेवी रेनफॉल। उसके चलते बाढ़ तो आप आसाम, बिहार, बंगाल व कुछ जगह में पहले गाँव के सुनते थे, अभी शहरी बाढ़, अर्बन फ्लडिंग भयंकर बढ़ चुका है। और बड़े बड़े शहर में, बेंगलोर में जब अमीरों को गाड़ी डूब जाता है तब न्यूज़ तो बनता है, लेकिन पूरी जो रेन शैडो एरियाज, अब देखिए सह्याद्री वेस्टर्न घाट का रेन शैडो एरियाज, कोल्हापुर, शोलापुर, मिराज, सतारा, कराड, पिछले कुछ साल इस सब एरिया में भयंकर बारिश हो रहा है। 19 तारीख मैं वहाँ ही था कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में, तो एक स्कूल में उन्होंने मार्क करके रखा, साने गुरुजी विद्यालय, वहाँ मार्क करके रखा 2019 में फ्लड के आया। स्कूल बिल्डिंग ज़मीन से इतना ऊंचा, मैं फ्लोर फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर का, उसके ऊपर तो छत का ठीक नीचे तक फ्लड आ, ये है रेन शेडो एरिया। तो ये स्थिति बढ़ते जा रहा है क्योंकि एक तो टेम्परेचर बढ़ा, समुंदर का सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ गया, ज़्यादा मॉइस्चर आ रहा है, हवा में ज़्यादा मॉइस्चर हो रहा है, हीट इंडेक्स बढ़ रहा है। तो जो ऐसे कंडीशन में जिनको फिजिकली काम करना पड़ेगा, वो गंभीर बीमारी और मौत दोनों को सामना करना पड़ रहा है क्योंकि ये मेडिकली एक्सेप्टेड है। 35 डिग्री वेट बल्ब टेम्परेचर इज अ लीदल टेम्परेचर। 35 अभी 35 डिग्री वेट बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब तो मौसम विभाग तो बोलते नहीं है, सिर्फ बोलते हैं फील्स लाइक। तभी फील्स लाइक से एक आम आदमी या औरत क्या समझ में आएगा, फील्स लाइक। हाँ, तो उससे आपको समझ नहीं पाएंगे। यदि हम ये बोलते थे, क्योंकि मौसम विभाग जो देते हैं वो है 2 मीटर एयर टेम्परेचर, हवा में 2 मीटर ऊपर में हवा का टेम्परेचर, लेकिन उसके साथ ह्यूमिडिटी मिलके आपको बॉडी को अपने को ठंडा करने का कैपेसिटी जो खत्म कर रहा है, वो मौसम विभाग बोल नहीं रहा है। और वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मौसम विभाग व सरकार के एडवाइजर दे रहा है, खूब पानी पियो, 3 दिन हीट होएगा, बाहर मत जाओ। अभी जो स्ट्रीट वेंडर है जो रोज कुछ शहर पे जाके शहर में सड़क में बैठ के बेच के, अभी 3 दिन 4 दिन बाहर मत जाओ। एक साइक्लोन वार्निंग आ रहा है, 5 दिन समुद्र में मत जाओ। छोटे मछुआरे कोस्टल एरियाज में, पूरा केरला, वहाँ अरब सागर में साइक्लोन का नंबर डबल हो चुका है पिछले 15 साल में, जो अनप्रेसिडेंटेड है। तो मछुआरे कंप्लेन कर रहे हैं। आप किसी भी छोटे मछुआरे के जाके बताइए, बात कीजिए, मैं उनके साथ काम करता हूँ, NFF जो नेशनल फिश वर्कर्स फोरम, NFSF जो यूनियंस है, और मछुआरे के साथ अभी कुछ दिन पहले ही मैं केरला कोस्ट से आया, उनको 180 से 190 दिन वर्किंग डे होता था क्योंकि मानसून फिशिंग जो ब्रीडिंग सीजन का बैन है, बाकी ये है। वहाँ 5 बार साइक्लोन वार्निंग आ रहा है, 4 से 5 दिन समुद्र में मत जाओ। तो 20 से 25 दिन का इनकम आपको किया, कॉम्पेंसेट कौन करेगा? क्या सरकार को? तब क्योंकि जिम्मेदारी तो उनको है नहीं ना, ये क्रिएट करने का पीछे उनका ज़ीरो कंट्रीब्यूशन है क्योंकि उनका कार्बन फुटप्रिंट मिनिमल है। तो लेकिन सबसे ज़्यादा भुगतना पड़ रहा है उनको। अब देखिए मौसम विभाग, मैं से बोला आपको, एयर टेम्परेचर बोलते हैं, 2 मीटर में एक स्टीवेंशन बॉक्स होता है जिसके अंदर थर्मोमीटर ये वो सब रहते हैं, और खाली विंड और रेन गेज बाहर रहते हैं, जो वेदर स्टेशन है। हम लोग भी वेदर स्टेशन काफ़ी जगह में लगाया, छोटा स्केल में। लेकिन जो स्ट्रीट वेंडर है वो तो हवा में तैर के तो बेच नहीं रहा है ना, वो सड़क में फुटपाथ में, जो कंक्रीट का फुटपाथ, ब्लैक टॉप रोड, उसका बगल में बैठ के बेच रहा है। मैंने सैटेलाइट डेटा देखा, जब मौसम विभाग बोल रहा है दिल्ली में कुछ जगह में 42 डिग्री सेल्सियस मौसम विभाग का हाईएस्ट मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे, उसी टाइम लैंड सरफेस टेम्परेचर उस जगह में 61 डिग्री सेल्सियस है, जिसके ऊपर वो गरीब वेंडर बैठ के अपना चीज लेके बेच रहा है। तो एक तो उसका हेल्थ में 60-61 डिग्री में ऊपर हवा, एकदम गर्म हवा जो ऐसे ऐसे शिमरिंग हॉट एयर उठते हैं, उसमें वो बैठा है। उसके रिक्शा चालक उसी में चला रहा है जो ब्लैक टॉप रोड में। तो उसका हेल्थ में क्या असर पड़ रहा है? यार बहुत सारे लोगों का जो मौत हो रहा है ना, हजारों के संख्या में इस कारण हो रहा है। साथ साथ ह्यूमिडिटी बढ़ गई। आप दिल्ली देख लीजिए, दिल्ली में मैं जब आया था 92 में, तब दिल्ली का गर्मी सीजन मेजर पार्ट सूखा होता था, ड्राई होता था, जो लोग बोलते भी है। मैं कलकत्ता से आया, कलकत्ता में ह्यूमिडिटी होता है
चेन्नई में ह्यूमिडिटी होता है, दिल्ली में ड्राई हीट। आज के दिन में देख लीजिए, पूरी समर सीजन में आधा हिस्सा दिल्ली में ह्यूमिडिटी गर्मी में 50% से ऊपर होता है। तो हाई हीट टेम्परेचर साथ में ह्यूमिडिटी बढ़ गया है। तो ये जो लीदल कॉम्बिनेशन, मतलब लोगों को एक तो हीट का जो इम्पैक्ट है ये दोनों का है, और ये मौसम विभाग व भारत का जो गवर्नेंस सिस्टम, क्लाइमेट गवर्नेंस सिस्टम व एडेप्टेशन के लिए सरकार को जो करना चाहिए, इसके ऊपर ध्यान जाना चाहिए। हम लोग बार बार इसके लिए एंगेज कर रहे हैं। 5 साल पहले शायद, अभी जो 25 है ना, 6 साल, जब दिल्ली में एक बड़ा मीटिंग में एक बड़ा ग्रुप के साथ दूसरी है दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड, वो उनका जो हेड है, एक सीनियर IAS ऑफिसर थे उस टाइम, वो बोल रहे थे हमारा जुरिस्डिक्शन में 23 लाख लोग रहते हैं, तो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज, ऐसे जो गरीब लोग हैं, शहर का जो सिटी मेकर्स जिसको हम बोलते हैं, गरीब लोग जो बहुत सारे सर्विसेज देते हैं निचले हिस्सा में। तो जब मैंने प्रेजेंट किया जो क्लाइमेट चेंज का चलते अर्बन पुअर के ऊपर, शहरी गरीब के ऊपर क्या असर पड़ रहा है, तो उनका एक ऑनेस्ट एडमिशन था, ये तो हमारा ये सब पे था ही नहीं, हम तो सोचा ही नहीं था। बट जो भी है, उन्होंने अपना जो ऑफिसर्स थे उनको ऑर्डर दिया कि भाई ये सारे लिख लो और ये जो प्रेजेंटेशन नहीं ले लो, कुछ इसके हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। बट ये स्थिति है, सरकारी तंत्र ये कंसिडरेशन में ही नहीं लिया कि हमारे 50 करोड़ जो गरीब जनता, जो वर्किंग क्लास है, जो हमारे इकोनॉमी को खड़ा करके रखा है, उनको ऊपर क्लाइमेट चेंज का क्या क्या असर पड़ रहा है, हाई हीट एंड हीट इंडेक्स का क्या असर पड़ रहा है, अर्बन फ्लडिंग एंड उसका घर में, शहर में गरीब लोग, सबसे शहर का जब बारिश हेवी हो रहा है, पानी कहाँ से निकलेगा, ड्रेन से, निचले हिस्सा से, और सबसे गरीब लोग उसी का किनारे रहते हैं। आप किसी भी बड़ा सा देख लीजिए, लो लाइंग एरिया, हाँ, लो लाइंग एरिया, तो सबसे ज़्यादा उनको ऊपर असर पड़ रहा है। तो ये सारे चीज़ अर्बन बस्ती फायर तेजी से बढ़ते जा रहा है क्लाइमेट चेंज के चलते। तो एक गवर्नेंस जो थोड़ा भी सेंसिटिव एंड रिस्पॉन्सिबल हो, अकाउंटेबल तो बाद में आते हैं, वो तो इस तरफ तो देखेगा। स्थिति ये है, हम तो सोचा ही नहीं था। तो ये जो गवर्नेंस है, तो आपको, हमारा जिम्मेदारी है इस गवर्नेंस को कॉलर पकड़ना, खींचना, लेकिन मुश्किल है, लेकिन करना चाहिए। सर, एक और चीज़ लोग हमेशा बोलते आए, ये वेगली जो लोग ये पेड़ लगाने और देश को सॉल्व करने के जो चक्कर में रहते हैं, वो बोलते हैं कि हमारे फार्मर्स ने बहुत पोल्यूट किया है, वो बहुत टिल करते हैं और वही सॉइल में बहुत पेस्टिसाइड डालते हैं। अगर फिशरीज़ और एग्रीकल्चर अगर हम मॉडर्न कर दें, हाइड्रोपोनिक कर दें, वाटर वेस्ट कर दें, तो क्लाइमेट चेंज को हम कॉम्बैट कर सकते हैं। बिकॉज किसान और जो फिशिंग करते हैं फिशरीज़ में, जो है वो एंटायर एग्रीकल्चरल स्टेक इज़ द मोस्ट पोल्यूटेंट, एंड स्पेशली नॉन वेज ईटिंग जो इंडिया में है वो बहुत ज़्यादा कॉज कर रहा है। तो पोल्ट्री को भी एक तरह से कंट्रोल करना ज़रूरी है। ये काफ़ी लोग ऐसे बोलते हैं कि ये हम ठीक करेंगे तो 75% हमारा पोल्यूशन एमिशन सब कम हो जाएगा। देखिए, ये इसमें थोड़ा सा ये है, जैसे बिल्कुल झूठ नहीं है, बिल्कुल पक्का भी नहीं है, इसमें थोड़ा बहुत सच है, लेकिन बहुत सारे हिस्सा है जो इनवैलिड है। थोड़ा बहुत सच ये है, ये बात सही है कि आपको खेती, आज के दिन में जो मेजर भारत में जो खेती होता है वो काफ़ी डैमेजिंग है। उसमें जितनी ज़रूरत है प्लांट्स को न्यूट्रिएंट, उससे काफ़ी ज़्यादा फर्टिलाइज़र डाला जाता है, काफ़ी ज़्यादा पेस्टिसाइड्स का प्रीएम्प्टिव प्रयोग होता है, और इसके लिए फार्मर जिम्मेदार नहीं है। मानिए आप बाज़ार में गए, टमाटो खरीदना है, अब कुछ टमाटो में थोड़ा सा कीड़ा कटा हुआ ये है, कुछ टमाटो एकदम नाइस शेप है, कहीं कोई दाग, आप क्या खरीदेंगे? एक कंज्यूमर, अर्बन कंज्यूमर जिनके पास पैसा है वो उसी को खरीदेंगे, इसमें कोई दाग नहीं है। तो कोई दाग नहीं है, इमीडिएटली आपको समझना पड़ेगा इसमें काफ़ी मात्रा में प्रीएम्प्टिव पेस्टिसाइड्स एप्लीकेशन हुआ है, बहुत ज़्यादा, मैंने कीड़ा लगने का पहले काफ़ी पेस्टिसाइड एप्लीकेशन हुआ, वो आप खाने के लिए तैयार है क्योंकि आप समझ नहीं रहे। तो ये कंज्यूमर प्रेफरेंस से भी जुड़ता है, कंज्यूमर का भी गलती नहीं है। जब तक इसको अंडरस्टैंडिंग जो सरकार सपोर्टेड बा जो एकेडमिक ग्रुप है, ये अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप का समाज के ऊपर कोशिश नहीं होगा, तो हर एक व्यक्ति इतना सारे चीज़ कैसे समझेगा? सबके लिए संभव नहीं है। तो एक हिस्सा में तो सही है, लेकिन जो खेती
वो एक तो थोड़ा बहुत डैमेज करते हैं, नो डाउट, लेकिन फिशिंग का, देखिए ये मछली पकड़ने का दो मेजर तरीका है मछली प्रोडक्शन। एक को कैप्चर फिशरीज बोलते हैं, एक कल्चर फिशरीज। जो कैप्चर है, समुद्र में गए आप जो है उस पर उठा के लाए, नदी में गए कुछ उठा के लाए, उसका इम्पैक्ट मिनिमल है। यदि आप बड़ा स्केल में ट्रॉलर व बॉटम ट्रॉलिंग इस ढंग का चीज़ नहीं करेंगे, जो स्मॉल स्केल फिश वर्कर्स, उनका इम्पैक्ट बहुत कम है और वो काफ़ी सस्टेनेबल है। लेकिन इसी में भी यदि बड़ा स्केल में जाए, जो इंडस्ट्रियल स्केल फिशिंग, वो पूरी समुद्र को डिस्ट्रॉय करने के लिए, जिसमें चाइना का आज मेजर रोल है। यानी चाइनीज़ बड़ा जो इंडस्ट्रियल स्केल जो शिपिंग यानी फिशिंग वेसल्स, बड़ा बड़ा जहाज, वो दुनिया भर का समुद्र में, जिसको समुद्र का 4 हिस्सा होता है ना, एक तो टेरिटोरियल वाटर 12 नॉटिकल माइल्स, उसके बाद कॉन्टिग्यूअस वाटर 24 नॉटिकल माइल्स, उसके बाद EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 200 नॉटिकल माइल, फिर कॉन्टिनेंटल शेल्फ और हाई सीज। तो हाई सीज में किसी भी व्यक्ति जा सकता है, किसी भी ग्रुप, किसी भी व्यक्ति जा सकते हैं, कुछ रेगुलेशंस है, उसके बाद अब जा सकते हैं। तो चाइनीज़ वेसल्स पूरी दुनिया में हाई सीज में करे जा रहा है, अमेरिकन वेसल्स भी है, यूरोपियन, नॉर्थ यूरोपियन पर्टिकुलरली वेसल्स भी है, भारत का बहुत कम है। तो मछुआरे का जो कैप्चर फिशरीज, उसका इम्पैक्ट बहुत कम है। वो ज़्यादा इनपुट नहीं कुछ डालते हैं, जाते हैं छोटा मोटा कुछ उठा के एक नाव भर के मछली लेके आता है। समुंदर में उससे बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कैपेसिटी है। जो कल्चर फिशरीज छोटे स्केल में जो ट्रेडिशनली होता था, जैसे मैं ओरिजिनली बंगाल से हूँ, ऑलमोस्ट एवरी फैमिली के पास एक छोटा पॉन्ड होता था। हमारा भी पहले जो घर था वहाँ एक छोटा पॉन्ड था, उसमें मछली भी होता था, उससे किचन गार्डन में पानी भी जाता था और थोड़ा सा बाकी पानी का इस्तेमाल भी हो जाता था। तो उसमें इम्पैक्ट इज मिनिमल। लेकिन बहुत बड़ा स्केल में जो फिश कल्टीवेशन है, जैसे एक दो मेथड जो इंडस्ट्रियल स्केल में फिशिंग है, तो उस मेथड में इतनी ज़्यादा एंटीबायोटिक्स, क्योंकि आप जब बहुत इंटेंसिफिकेशन करेंगे मछली का, मान लीजिए, बा पोल्ट्री का, बा एनिमल रेयरिंग का, तब आपको डिजीज़ ना स्प्रेड करे, उसके लिए एंटीबायोटिक, बाकी मेडिसिन ये सब डालना पड़ेगा। तो उसका एक सीधा असर है। लेकिन बाकी जो खेती है, इसमें कोई संदेह नहीं है, ये जो आज के दिन में जहां हम आज पहुंच चुके हैं भारत में, भारत आज 20 साल पहले भारत का किसान तो कुछ ऐसे नहीं करते, दैट इज़ नो लॉन्गर ट्रू। भारत का 90% किसान आज इंडस्ट्रियल केमिकल खेती करते हैं। उससे हमें हटना पड़ेगा, सिर्फ क्लाइमेट चेंज के लिए नहीं। पंजाब हरियाणा में देख लीजिए, पंजाब में ज़मीन आज कंप्लीटली डेड, वहाँ ज़मीन में कोई न्यूट्रिशन नहीं है, ज़मीन जस्ट रूट को होल्ड करते हैं, और उसमें आपको कुछ पैदा करना है तो आपको आर्टिफिशियली डालना है, दैट गेट्स ट्रांसमिटेड, मतलब हमारा शरीर में आते हैं। तो इसका कोई संदेह नहीं, इसको चेंज करना पड़ेगा। इसका तरीका हो सकता है, जैसे हम जानते हैं ये ट्रांजिशन मिनिमम 3 से 5 साल लगते हैं, यदि आपको रीजनेबल प्रोडक्शन में आना पड़े। सरकार उसके लिए सपोर्ट कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ गिविंग किसान सम्मान योजना को ऐसे ही वोट के लिए, आप फार्मर्स को सपोर्ट कर सकते हो। बहुत सारे ग्रुप भारत में काम कर रहे हैं इसके, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ। और ऑर्गेनिक मतलब सिर्फ ऑर्गेनिक नहीं, क्योंकि यहाँ फिर बहुत सारे मुश्किल है। जो नेचुरल फार्मिंग बोलता है नेचुरली ठीक है, ऑर्गेनिक ठीक नहीं है। जो ऑर्गेनिक है बोलता है ऑर्गेनिक ठीक है, पर्माकल्चर ठीक नहीं है। हम इसलिए एग्रो इकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस, होल सूट, यानी काफ़ी सारे प्रैक्टिस है, हर जगह में अलग प्रैक्टिस। कहीं एग्रो फॉरेस्ट्री हो सकता है, कहीं ऑर्गेनिक, कहीं पर्माकल्चर। लेकिन फूड प्रोडक्शन को अब बाकी प्रोडक्शन से इक्वेट नहीं कर सकते, क्योंकि बाकी एनर्जी, आपको लाइट चले या ना चले, आपको गाड़ी में पेट्रोल डीजल मिले या ना मिले, आप थोड़ा इनकन्वीनियंस्ड होंगे, दिक्कत होगा। खाना इज़ द प्राइमरी एनर्जी सोर्स एंड लाइफ सोर्स, तो खाना आपको प्रोडक्शन करना ही पड़ेगा। तो उसमें कुछ इम्पैक्ट आपको होगा ही होगा, उसको आप मिनिमाइज करने का कोशिश कीजिए। हम तरीका जानते हैं, सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाना कैसे है वो हम जानते हैं। उसके लिए फार्मर को सपोर्ट चाहिए, क्योंकि इमीडिएटली आप स्टॉप नहीं कर सकते आपको प्रोडक्शन। श्रीलंका देख लीजिए, पिछले साल क्या हुआ। एग्जैक्टली। वो फर्टिलाइज़र उन्होंने जानबूझ के बंद नहीं किया, उनके पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं था, तो फर्टिलाइज़र खरीदने का पैसा नहीं था। उन्होंने अनाउंस कर दिया हमने ऑर्गेनिक, रातों रात ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे। पूरा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन क्रैश किया, फर्टिलाइज़र के बदल में फूड इंपोर्ट करना पड़ा। हाइपर इन्फ्लेशन भी हो गया, पूरा इकोनॉमी के ऊपर असर पड़ा, लोगों के ऊपर असर पड़ा। तो उस ढंग का
नी जाक रिएक्शन, पैनिक में आके भागना, वो नहीं है। ओवरनाइट लैंड ट्रांजिशन प्लान। फिजिबल है, पॉसिबल है, जानते हैं हम कैसे करना है। भारत ओवरऑल, भारत में सबसे ज़्यादा गरीब है, भारत ओवरऑल गरीब नहीं है। आप यदि 16 लाख करोड़ इंडस्ट्री को नॉन एनपीए बोल के राइट ऑफ कर सकते हो, तो किसान को आप 8-10 लाख करोड़ दे सकते हो सपोर्ट, जो सबसे वाइटल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड सस्टेनेंस है, दे सकते हो। सर एक लास्ट सवाल है आपसे, हर साल ये डिस्कशन होता है बिकॉज दिल्ली, तो हर साल जो दिल्ली में फटाके जलाना चाहते हैं, आप उनको क्या बताना चाहेंगे? देखिए, एक तो है दिल्ली जैसे शहर में पटाखा जलाना, बहुत सारे टीवी स्टेशन में जब डिबेट होता है ना, मुझे बुला, इंडिया टीवी हो, एबीपी, ये हो, तो उनको बहुत लिमिटेड व्यू होता है। लेकिन बात सही है, दिल्ली जैसे जहाँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पीपल, लोग इतना रहते हैं, प्रति स्क्वायर किलोमीटर में 15,000 16,000 लोग रहते हैं, वहाँ यदि इतनी लोग, और जलाते सबसे ज़्यादा कौन है? इनके पास पैसा है। आज के दिन में आप कीमत देख लीजिए, एक थोड़ा सा पटाखा जलाएंगे तो 50-100 रुपया तो हो जाते हैं। तो जलाते कौन है? अपर क्लास, जनरली अपर मिडिल क्लास एंड अपर क्लास। एकदम गरीब जो कुछ थोड़ा 2-4 करके ख़त्म कर देते हैं, तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ते हैं। लेकिन ये जो अपर क्लास एंड अपर मिडिल क्लास का जलाना, और कितनी कॉन्सेंट्रेशन में, इसमें एक बड़ा पीरियड में पॉल्यूशन में एक बड़ा स्पाइक होता है, काफ़ी बड़ा स्पाइक होता है। तो आज के दिन में आप इलेक्ट्रॉनिक पटाखा ये सब करके आप मज़ा लेना चाहते हैं ना, बात यदि आप बोलेंगे दिवाली हमारा धर्मी हुई है, ठीक है, कर लीजिए। आपको केमिकल पटाखा जले पर इलेक्ट्रॉनिक पटाखा जले, उसमें आपको क्या फ़र्क पड़ता है? आपको धर्म के तो कोई नुकसान नहीं हुआ। और धर्म में कहीं लिखा नहीं है आपको पटाखा फूटना पड़ेगा, धड़ाम करके एक बम करना पड़ेगा। आपको लाइट दिया जलाने का आदत था, तो आप इलेक्ट्रिक दिया जलाइए, उसका इम्पैक्ट इससे 1/20 है, 20 भाग का, 0 नहीं है, 20 भाग का एक हिस्सा है। तो आप इलेक्ट्रिक दिया जलाइए, आपको फटाखा जलाना ही है, इलेक्ट्रॉनिक फटाखा बनाइए, जलाइए, है आज के दिन में धड़ाम करके आवाज़ होगा, लाइट आएगा, उसमें कोई आपको मैंने सल्फर कर चारकोल ये सब नहीं लगाना पड़ेगा। सेफ भी है ना बच्चों के? सेफ है, वो आपको आग नहीं लगाने का। आपको बच्चे को मज़ा, बच्चे का माँ बाप भी मज़ा लेते हैं, हाँ, माँ बाप अंकल ये भी मज़ा लेते हैं, और जो सोसाइटी, अब रविश कुमार बोलते हैं ना, सोसाइटी को अंकल आंटीज, हाँ। ये मज़ा लेते हैं, सिर्फ बच्चे मज़ा नहीं लेते, ये भी लेते हैं, हाँ। और ये इनकरेज करते हैं। तो उनको मज़ा लेना भी रुकेगा नहीं, पॉल्यूशन भी इतना नहीं होगा, बहुत कम होगा, 0 नहीं होगा, फिर से बोल रहा हूँ, बहुत कम होगा। आपको धर्म के ऊपर कोई आघात नहीं लगेगा, और बिजनेस, नया बिजनेस खुल जाएगा। बहुत सारे छोटे छोटे उद्योग इस ढंग का, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक पटाखा बनाना बहुत छोटे उद्योग के लिए संभव है। बहुत सारे छोटे छोटे लोग एक एंटरप्राइज खोल सकते हैं, आजीविका सोर्स भी बनेगा, पोल्यूशन भी कम होगा, मज़ा भी रहेगा, धर्म का भी नुकसान नहीं होगा। उस दिशा में जाए, कौन मना कर रहा है? Thank you sir so much for joining us. I had a great time chatting with you. Nope.